सीपी जोशी कभी भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे और राहुल गांधी कभी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्या ओपिनियन है आपका I इस पे? don't believe in psephologists, but I can forecast in the sense कि मेरा जो अनुभव राहुल गांधी के साथ काम करने का रहा, मैं आपको कह सकता हूँ वो आदमी जो रास्ता पकड़ रहा है उसको समझो। इस देश में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो कांग्रेस पार्टी तो पहले थी, महात्मा गांधी आए थे। कितने आदमी को मालूम है कि महात्मा गांधी को जब पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में बोलने का मौका दिया, रात को 12 बजे केवल 1 मिनट का टाइम दिया। महात्मा गांधी के साथ कौन था? सत्य था। महात्मा गांधी के साथ डर नहीं था। मेरे को जिम्मेदारी थी कांग्रेस को सत्ता में लाने की। मुझे ये जिम्मेदारी नहीं दी थी कि मुझे कांग्रेस का अपना ग्रुप बना के नेतागिरी करना। आज देश में बीजेपी का वोट है 22 करोड़, कांग्रेस का वोट है 11 करोड़। तो उन्होंने कहा ये बात राहुल जी कहते हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे कभी नहीं मिली। देन मेरा पहला अपॉइंटमेंट सोनिया जी ने राहुल जी से कराया। मैं अभी तक अशोक गहलोत जी का फॉलोवर था, अब मैं अशोक गहलोत जी का कोलैबोरेटर बनना चाहता हूँ। फास्ट टेक का हमने स्टार्ट किया था 4 जगह। होम डू यू लाइक मोस्ट? किसका? सचिन और अशोक? मैं अशोक गहलोत ने मुझे ब्रेक थ्रू दिया है। हाय सर, गुड टू सी यू। गुड, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने जितना काम किया है राजनीति में, आप जितने सीनियर हो, आप लोगों से बात करके हमेशा मजा आता है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो सर, राजस्थान में सीपी जोशी आपका नाम है, और राजस्थान से बाहर जब भी आपकी बात होती है, पर्टिकुलरली हरियाणा या किसी और जगह पे, तो उसमें एक ही बात हमारे को सुनने को मिलती थी कि भाई सीपी जोशी एक ऐसा नेता था 2008 में जो एक वोट से हार गया और एक वोट से हारने के कारण चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गया। तो ऐसी ट्रेजेडी भी होती रहती है लाइफ में। तो सर, वार्म वेलकम। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी पॉलिटिकल लाइफ की? छात्र जीवन से, अच्छा। स्कूलिंग से ही एक्स्ट्रा करिकुलर में भाग लेना, डिबेट में भाग लेना, तो टीचर एनकरेज करते हैं राइट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, देन सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नाथद्वारा से की। वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में छात्र संघ का चुनाव लड़ना, अध्यक्ष बनना, राइट फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ लीडरशिप। तो सर, आपने तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी थे आप, और मैंने साइकोलॉजी पढ़ी भी काफी एमएससी फिजिक्स किया, फिर मैंने एमएस साइकोलॉजी किया, ओके। और साइकोलॉजी में मैं टीचिंग में यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। ओके, तो सर आपके बारे में आता है कि आप आईक्यू वगैरह और इन सब की काफी नॉलेज रखते हो। साइकोलॉजी को आप भी अभी भी पढ़ते हो? कौन है आपका फेवरेट साइकोलॉजिस्ट? फ्रॉइड या वेस्लर या बिने? फ्रॉइड और ये सब जो थे वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के साइकोलॉजिस्ट थे। अब साइकोलॉजी के बिहेवियरल साइंसेज हो गई, तो पर्टिकुलरली जो आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव, ये उनके बिहेवियर को मोटिवेशन करना, ये करना, अब नए ढंग से रीडिफाइन हुआ साइकोलॉजी का। तो स्टार्टेड विद फ्रॉइड, बट अब बिहेवियरल साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इसका रोल है। इसलिए आपने कहा एमबीए के कोर्सेज या उनको एग्जीक्यूटिव को मोटिवेट करना है, उसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अब तो बच्चों की मेंटल हेल्थ की भी इशू आने लग गया। हाँ, ये भी तो है। साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांच है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी अब धीरे धीरे उसको वाइड होता है। ओके, तो पॉलिटिक्स में कैसे यूज करते हो आप साइकोलॉजी का? पॉलिटिक्स में तो आप एनरिच होते हैं, बिकॉज आप इंटरेक्ट करते हो नंबर ऑफ पीपल्स। आपको हजारों लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जनप्रतिनिधि के रूप में, पार्टी के फंक्शनरीज के रूप में आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलने मौका मिलता है, मंत्री के रूप में आपको ब्यूरोक्रेट से काम करने का मौका मिलता है। ये जो आपका एक्सपीरियंस है, उससे आपको जो आपने पढ़ाई की है, वो व्यक्तियों को समझने में आपको मदद देती है। ओके, तो सर आप नाथद्वारा से आते हैं, और शिवनाथ जी का वहाँ पे काफी वर्शिप होती है, और वहीं से आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपकी शुरुआत हुई। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ में आपका जैसे राजनीतिक शुरुआत थी, वो एक बड़े नेता सुखाड़िया साहब जो थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी, तो उनके सानिध्य में आपने काम किया। तो कैसे उनसे आपका मिलना हुआ, और किस तरीके से फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपको 80s में टिकट वगैरह मिला, और कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? मैं एमएससी फिजिक्स कर रहा था तब, जो हमारा स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एमपी कॉलेज जो पुराना कहलाता था, उसका मैं छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। हमारे छात्र संघ के उद्घाटन में उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, उनको आमंत्रित किया। उस समय शिक्षा मंत्री शिवचरण माथुर जी थे, जो बाद में मुख्यमंत्री बने। तो दोनों ही अतिथि के रूप में बुलाया था, और सुखाड़िया जी हमारे उस फंक्शन में आए थे। इससे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया जी का सीधा संबंध नाथद्वारा से था।
ओके। मोहनलाल सुखाड़िया जी के पिता वहाँ पर जो हमारे टेम्पल बोर्ड के महाराज थे, वहाँ पर वो सेवा दे रहे थे। वो अच्छे कोच थे क्रिकेट के, उनके सन थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। अच्छा। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का नाथद्वारा से संबंध था। अनफॉर्चुनेटली मोहनलाल सुखाड़िया जी शादी करने के बाद जब नाथद्वारा में उनका रिसेप्शन हुआ, तो जिस मकान में वो उनका रिसेप्शन के थे, वो मकान मेरे घर के पास में ही थे। अच्छा। तो अत्र वाला एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस जमाने के, उनके पास ही मकान था। तो जब मैं पहली बार मिला तो मैंने उन्होंने पूछा कहाँ से। अच्छा। तो मैंने कहा नाथद्वारा से। देन आई हैव गिवन रेफरेंस, अच्छा। जहाँ आप आए थे उसके पास मेरा मकान है। ओके, नाइस। दैट बिकम इमोशनली अटैचमेंट विद मोहनलाल सुखाड़िया जी। ओके। और उसके बाद आपने जब चुनाव वगैरह लड़ा और तब ये हुआ, तब इंदिरा गांधी जी भी आए थे आपके लिए सपोर्ट के लिए? 1980 में देश में बदलाव हुआ था और इंदिरा जी दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी थी और मोहनलाल सुखाड़िया जी उदयपुर से सांसद बने थे। तो उस समय के बाद में विधानसभा के चुनाव हुए। तो छात्र जीवन से जब मैं एमबी कॉलेज में प्रेसिडेंट था, 1970 में प्रेसिडेंट था। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, 1 साल तक मैं बिस्तर में रहा। फिर मैंने एमए साइकोलॉजी ज्वाइन की। फिर मैं वापस दोबारा एमबी कॉलेज का डायरेक्ट चुनाव होते थे, जिसमें करीब 1600-1800 बच्चों ने वोट दिया। उसमें मैं वापस चुनाव जीता मैं। तो मैं सुखाड़िया जी के कांटेक्ट में बराबर एज ए छात्र नेता, हमारे स्टूडेंट की समस्या थी, उनके कारण मिलना जुलना। और हमारे कॉलेज की बाउंड्री के पास ही उनका निवास स्थान था, दुर्गा नर्सरी। तो जब भी वो मुख्यमंत्री के रूप में आते थे तो हम छात्र समस्याओं के लिए मिलते थे। और क्योंकि नाथद्वारा का मेरा अटैचमेंट था, तो नाथद्वारा की पॉलिटिक्स में भी मैं अपने हिसाब से उनसे लिबर्टी लेके बात करता था। तो मेरा उनसे पॉलिटिकल इंटरेक्शन हो गया। 1980 में उनके कारण मुझे विधानसभा का टिकट मिला। अच्छा, उन्होंने रेकमेंड किया था आपको? रेकमेंड किया था। उस समय तत्कालीन जो देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जो चुने हुए सांसद से उनसे उन्होंने पूछा कि वहाँ पे प्रोबेबल कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। अच्छा। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने मेरे को नाम दिया था, बिकॉज एज ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उनके नजदीक था, फिर मिलते रहता, तो उन्होंने मेरा नाम दिया उसमें। और उनके कारण मुझे 1980 में टिकट मिला। जब टिकट मिल गया तब मैंने रिक्वेस्ट की थी सर कि क्योंकि मैं तो चुनाव नाथद्वारा से लड़ रहा था और मेरी एजुकेशन 1966 के मैं कॉलेज एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में आ गया था, हायर एजुकेशन में। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि साहब इंदिरा जी का प्रोग्राम बन सके तो उचित रहेगा। तो नाथद्वारा में 80 के चुनाव में जब विधानसभा का था तब सुखाड़िया जी के कारण इंदिरा जी ने नाथद्वारा में आकर कैंपेन में लिया। पर सर वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था, और जैसे मोहनलाल सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर थे, पर आई थिंक उस टाइम तो ऐसे कुछ अच्छे टर्म्स नहीं थे उनके साथ, उनके इंदिरा जी के साथ में। इंदिरा जी जब स्प्लिट हुआ था तो मोहनलाल सुखाड़िया जी गवर्नर थे। गवर्नर बन के इमरजेंसी थी, इमरजेंसी के बाद कर्नाटक के गवर्नर थे, तमिलनाडु के भी गवर्नर थे। फिर बाद में वो गवर्नर के टेन्योर पूरा हो गया तो आगे थे। स्प्लिट में वो इंदिरा जी के साथ नहीं थे। बाद में उन्होंने इंदिरा जी के साथ ज्वाइन किया था। 80s में जो चुनाव हुआ था उस समय देश में जो वातावरण था उसमें राजस्थान में उनकी अहम भूमिका थी, और इसीलिए इंदिरा जी ने उस समय उनको कांग्रेस ज्वाइन करे। और उमाशंकर जी दीक्षित जो फादर इन लॉ हैं शीला दीक्षित जी, उनके इनिशिएटिव से वो कांग्रेस में आए थे। तो संबंध तो जब चुनाव जीत गए, चुनाव देश के नेता इंदिरा गांधी थी, तो उनके संबंध राजनीतिक ठीक ही लगता मुझे। सर एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे राजस्थान में लगती है, अगर हम शुरुआत से देखें, जब इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं राजस्थान में, वो इस तरीके के बनते हैं जो जिनका प्रभाव या जिनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं थी, पर वो पढ़े लिखे थे और उनको गवर्निंग का तरीका पता था। जैसे जयनारायण व्यास थे, कुछ 16 साल के आसपास चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद व्यास केवल मोहनलाल सुखाड़िया ही 18 साल चीफ मिनिस्टर रहे। अच्छा। और बीच में जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे हीरालाल शास्त्री, टीकाराम जी पालीवाल, जयनारायण व्यास जी, उनका इतना लंबा टेन्योर। ओके। तो पर मेरे कहने का मतलब ये था कि राजस्थान में ये इस सोशल कम्युनिटी को आप किस तरीके और सोशल अलायंस को कैसे देखते हैं कि जहाँ पर शिवचरण माथुर चीफ मिनिस्टर रहते हैं, हरिदेव जोशी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, बरकतुल्ला खां चीफ मिनिस्टर रहते हैं, और जयनारायण व्यास चीफ मिनिस्टर रहते हैं, और वो उन बड़ी कम्युनिटी से नहीं आते जिनका यहाँ प्रभाव रहा है। जो आज़ादी की लड़ाई में राजस्थान को भूमिका उसको समझना चाहिए। जयनारायण व्यास बहुत प्रभावशाली प्रजामंडल के नेता थे जोधपुर डिवीजन। और मेवाड़ के प्रजामंडल के बहुत बड़े नेता थे माणिकलाल जी वर्मा। तो माणिकलाल जी वर्मा के नजदीक थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो जब पहले चुनाव हुआ तब मोहनलाल सुखाड़िया जी, जयनारायण व्यास जब मुख्यमंत्री बने 52 में, तो मोहनलाल सुखाड़िया उनकी मंत्रिमंडल में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। ओके।
और माणिकलाल जी वर्मा, ये भी एक इतिहास का बड़ा अजीब संयोग है। माणिकलाल वर्मा जी एक ऐसे नेता थे जो गरीब, और उनके बारे में उनकी राजनीतिक विचार बहुत वैचारिक दृष्टि से बहुत मजबूत थे। तो उन्होंने चुनाव लड़ा, वो अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर लड़ा। और बड़ा अजीब देश का इतिहास याद रखेगा, 1952 के चुनाव में माणिकलाल जी वर्मा चित्तौड़ के संसदीय चुनाव से चुनाव हार गए। और पहली बार जनसंघ के बैरिस्टर त्रिवेदी, जो मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने माणिकलाल जी वर्मा को हरा दिया। फिर बाद में, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, उनकी सेक्रीफाइसेस थे, जवाहरलाल नेहरू ने उनको राज्यसभा में अंदर उनको नॉमिनेट किया था। राजस्थान से वो राज्यसभा के मेंबर थे, पर उनके नजदीक मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी जब राजस्थान में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तब नेतृत्व के मामले में माणिकलाल जी वर्मा के इंटरवेंशन से, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम फाइटर के बहुत बड़े नेता जयनारायण व्यास थे, उनके प्रति उनकी बड़े क्लोज थे उनके। तब माणिकलाल वर्मा जी ने ये कहा कि साहब, राजस्थान के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो उनका मेजोरिटी वो एंजॉय नहीं करते। यूएन डेबर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। पहली बार लेजिस्लेटर में वोट पड़े गए कि भाई इसके साथ नेता के साथ एमएलए एक नहीं है। तब माणिकलाल जी वर्मा ने मोहनलाल सुखाड़िया जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने चुनाव लड़ा जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री के सामने पार्टी के लीडरशिप का। और मोहनलाल सुखाड़िया जो यंग 38 के थे, वो जयनारायण व्यास को उन्होंने हरा दिया। और मोहनलाल सुखाड़िया पहली बार 38 साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर बने। और उसमें अहम भूमिका जो थी वो माणिकलाल जी वर्मा की। ओके, तो सर जब आपकी शुरुआत होती है 80s में, और उस टाइम हरिदेव जोशी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद 84 में जब राजीव गांधी जी के बाद में, और वो एक रणथंभौर का जो सीन होता है और उसके बाद वो हटा दिए जाते हैं, तो उसका क्या इंसिडेंट था पूरा का पूरा? राजीव गांधी जी आए थे रणथंभौर के अंदर, मीटिंग रखी थी पूरी की, तो उनका मैसेज था कि भाई ऑस्टेरिटी, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा हुआ था, ये था, तो भाई इस तरह का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए जिससे मैसेज जाए। तो वो बाद मीटिंग आए थे, तो उस समय उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उस तरह का कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जाए। वहाँ जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में जब वहाँ आए, तब हरदेव जोशी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये चीफ मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे और इतने बड़े थे, तो एक सरकारी जो व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था उन्होंने करने का काम किया, ये सोचकर कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सब चीज करूँ। पर वो इस तरह की वातावरण बन गया कि जो प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी थे, उनके इंस्ट्रक्शन का वायलेशन हुआ। दैट वाज द इशू, जिसके आधार पर बाद में इसको कोरिलेट किया जाता है कि राजीव गांधी जी की नाराजगी के कारण हरदेव जोशी मुख्यमंत्री। ओके सर, आपका भी काफी क्लोज एसोसिएशन है गांधी फैमिली के साथ, चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल गांधी हो। तो पीसीसी चीफ बनने के बाद में, और जब आप उनसे कई बार मिलते हैं, और आप 2008 में एक मीटिंग करते हैं जिसमें पूरा लैपटॉप के साथ एल्गोरिदम और डेटा के थ्रू आप उनको समझाते हैं सोनिया जी को, और वो कहती हैं कि वो बड़ी इम्प्रेस होती है, और शायद उनके ऐसे वर्ड्स भी थे कि आप मेरे बेटे से भी मिलिए, आप तो मेरे बेटे के जैसे बात करते हैं, उनको बड़ा पसंद आएगी ये चीज़ें। तो वो आपने किस तरीके से वो अप्रोच किया था? घटनाक्रम है कि डिलिमिटेशन हुआ था, तो मैंने राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र है, उनका पूरा का पूरा जो वोट थे कांग्रेस के कैंडिडेट के और अपोजिशन के, उनका पूरा एक चार्ट बनाया। तो मैं जब सोनिया जी से मिलने गया, तो मैंने सोनिया जी को कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को जीतना कठिन काम है। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैम देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है शेरगढ़, जिसमें शेरगढ़ में 1952 में कैंडिडेट थे खेत सिंह जी राठौर। 52 में भी वही कैंडिडेट थे, 57 में भी कैंडिडेट थे, 62 में भी वो कैंडिडेट थे, 67 में भी कैंडिडेट थे, 72 में भी वो कैंडिडेट थे, 77 में भी कैंडिडेट थे, 80 में भी वो कैंडिडेट थे, 85 में भी कैंडिडेट थे। पर मैंने देखिए मैम कि जब 52 में चुनाव लड़े तो टोटल वोट इतने थे, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में इनके इतने वोट है। अब वोट बढ़ गए इतने ज्यादा, टोटल वोट मतदाता की संख्या, पर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में इतने वोट नहीं बढ़े। तो ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में इतना वोट नहीं बढ़ना, ये इंडिकेट करता है कि ये सीट हमारे लिए सेफ नहीं है। तो हम इस तरह का यदि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो फिर हमारे को जो है संभावनाएं कम बनती। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह का एक एग्जाम्पल था बल्लभ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उसमें हमारे वरिष्ठ नेता थे मेवाड़ के गुलाब सिंह जी सत्तावन, वो चुनाव लड़े 57, 62, 67, 72, 77, 80, 85। तो मैंने कहा कि जो कोई भी राजनीतिक पार्टी जब तक टोटल मतदाता बढ़ रहे हैं उसमें पार्टी का यदि वोट नहीं बढ़ता है तो वहाँ संभावनाएं कम होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात राहुल जी
कहते हैं। तो मैंने कहा मैं उनसे कभी नहीं मिला। देन मेरा पहला अपॉइंटमेंट सोनिया जी ने राहुल जी से कराया। अच्छा, ये बात मेरा पहले घटनाक्रम इस तरह। ओके। तो फिर कैसी बातचीत रही आपकी राहुल गांधी, और फिर तो काफी क्लोज हुए आप राहुल के साथ? मैं जो बात उनको कहा उसी तरह से मैंने उनको कहा कि भाई किसी पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे ये काम करते हैं, नीचे लेवल पर हम ये सब काम नहीं करेंगे तब तक पार्टी का वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। जब वोट नहीं बढ़ता है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जैसा हम चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं आता। ये चीजें जो है जो डेटा है उसको समझना चाहिए। डेटा जब तक हम एनालिसिस करेक्ट नहीं करेंगे, तो इसी समथिंग लाइक आप कोई बीमार होता है तो उसकी बीमारी को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप उसको सर्जरी करनी है कि मेडिसिन देनी है कि ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब तक हम इन चीजों को नहीं, जो बिहेवियर है वोटिंग बिहेवियर, उसको एनालिसिस नहीं करते हैं तो उस तरह का परिणाम नहीं होगा। ये मेरी मुलाकात का था। फिर उसी आधार पर जब मुझे अध्यक्ष मिला तो मैंने पूरी कोशिश की कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इनका बहुत ध्यान रखा जाए। मैंने कोशिश की थी कि 1980 के चुनाव के पहले जब चुनाव हुए थे, 1980 के चुनाव हुए थे, मैं 80-85 के चुनाव हुए, तो 90 के चुनाव हुए, 93 के चुनाव हुए, मैं तो जो अध्यक्ष बना था तो 2007 में बना था, 8 में चुनाव था। तो मैंने पूरे इस तरह के डेटा को एनालिसिस करके जहां पर कांग्रेस के वोट, मेरी उस समय हाइपोथेसिस थी बिकॉज उस समय सैफुल्लाह डेवलप नहीं हुई थी, तो मेरे थी भाई एंटी इनकम्बेंसी करीब 3% की। अच्छा। तो 2003 में जिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट मिले 40% से ऊपर, उन सबको टिकट दिया जाना चाहिए और उसी आधार पर हमने टिकट दी। इररेस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप, जो स्टैटिक्स कहती थी उसको आधार बनाकर टिकट देने का हमने बहुत बड़ा काम किया था। फिर ऐसे बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीय आदमी चुनाव लड़ रहे थे, जो उनका रुझान कांग्रेस पक्ष में था पर वो उनको टिकट नहीं मिल रहा था। तो हमने उन कॉन्स्टिट्यूंसी को भी आइडेंटिफाई किया कि ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ उम्मीदवार लड़ रहा है निर्दलीय, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा है, बीजेपी के लड़ रहा है, लेकिन उसको वो लड़ाई लड़ रहा है इस बात की मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो उसका जो वोट बैंक है उसका उपयोग लेकर हमने उन लोगों को भी टिकट दिया जो इस तरह विचारधारा के लोग थे। तो कुल मिलाकर जो निर्णय करने की जो थी उसमें कोशिश की गई कि ये जो साइंटिफिक चीजें हैं उसको एनालिसिस करके दिया जाना चाहिए। तब तक इस देश में इतनी बड़ी सैफुल्लाह डेवलप नहीं हुई थी। अच्छा। और मेरा पहला प्रयत्न था। और जब मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तब ये जो हमारे एनडीटीवी के जो है रमेश कुमार, नहीं, जो उनके मालिक प्रणय राय और जितने भी सैफुल्लाह बने, ये एक टीम आई थी। अच्छा। संजय श्रीवास्तव जो बीबीसी में थे और ये थे, एक टीम लेके पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे, तो हमारे स्टेट के अंदर ही आए। तो पीसीसी में मैंने इनको पूरा बताया कि इस तरह का चुनाव हम ये कर रहे हैं और इससे परिणाम आएंगे। तो बाद में हमने they were impressed? इसीलिए मैंने, आप देखा होगा, जब पहली बार जब मंत्री बना, पहला मेरा इंटरव्यू जो है लिया वो प्रणव रॉय ने लिया था वहाँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली में। तो सर आपने ये डेटा ड्रिवन चुनाव लड़ा पूरा एनालिटिक्स के साथ में, पर आपकी कहाँ पे गड़बड़ हुई है? एक वोट वाला सीन, या आपको बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं खुद ही मेरे साथ हो जाएगा कुछ ऐसा? नहीं, क्या होता है कि भाई मैं एमएलए था, मैं मंत्री था 98 में, 98 से 2003 तक मंत्री था, 2003 से 2008 तक मैं एमएलए था। वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बन गई, तो 10 इयर्स तक आई वाज एमएलए। एंटी इनकम्बेंसी तो 10 इयर्स की होती है। हाँ। तो एंटी इनकम्बेंसी में उस समय नाथद्वारा कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन हुआ था, तो जो 15 पंचायतें जुड़ के आई थी दूसरी, और जो नाथद्वारा में कांग्रेस का जो बहुमत था वो पंचायतें दूसरी जगह चली गई। तो जो वोटिंग का बिहेवियर था, उस वोटिंग के बिहेवियर में कांग्रेस और बीजेपी के वोट जो टोटल थे उसमें 3% के अंतर था। अच्छा। तो मैं ये थ्योरी तो दे रहा था, लेकिन मैं क्योंकि राजस्थान का पूरा चुनाव देख रहा था तो मेरी कॉन्सेंस जितना मुझे टाइम डिवोट देना था वो टाइम में डिवोट नहीं कर सका। और बीजेपी ने टैक्टफुली, जो मेरे एक साथी थे जिन मेरे साथ सरपंच प्रधान, मैंने नहीं उनको कांग्रेस पर प्रमोट किया, उन्हीं को मेरे खिलाफ टिकट दे दी। ओह माय गॉड। तो स्ट्रेटेजिकली बीजेपी ने किया, उनका पार पड़ गया। अच्छा। तो आप तो कहते हैं कि आपकी वाइफ भी उस वक्त ना, ये अच्छा, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं ड्राइवर वाइफ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जीता हूँ। बैलेट जो है उस बैलेट में सब चीजें हुई। और शायद सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड भी कर दिया था ना बाद में। बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज पहली बार डिकोडिंग हुआ मशीन का, वोट हुए, डिकोडिंग में आदमी ने 3 वोट दिए, वोट बराबर हो गया, हाई कोर्ट ने तो उनको स्टक किया था,
सुप्रीम कोर्ट में दोनों वोट रिजल्ट बराबर हो गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने बराबर होने के बाद भी निर्णय नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, वो दिया ही नहीं। तो वो टाइम के बाद हो गया होगा, 5 साल के बाद ही आया था। नहीं, मैं जब चौथे साल, अच्छा, तब तक मैं एमपी बन गया था और भारत सरकार में मंत्री बन कैबिनेट गया में थे आप, वो तो मैटर ही नहीं करता। तो सर, जिस डेटा ड्रिवन चुनाव की आप बात करते हो और पूरा एनालिटिक्स के साथ, सोशल इंजीनियरिंग के साथ, वो चुनाव कांग्रेस अब क्यों नहीं लड़ती है? अब वो कांग्रेस जो है वो फैक्शनलिज्म को और वो उस तरीके से बटी हुई कांग्रेस है जहाँ पे ईगोज की लड़ाई है, रादर जहाँ पे चुनाव जीतने की प्रायोरिटी हो। नहीं, ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ कि जब ये सब चीजें मैं हाईकमान के नोटिस में पर्टिकुलरली सोनिया जी और राहुल जी के ला रहा था, तब कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है वो इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा। तो ये बड़ा है कि जो जिस तरह का ये चीजें बदलाव हो रही थी, उसको हमारी दी देन जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो इस बात को, दे वर नॉट इम्प्रेस अबाउट दिस, ये भी कोई चीजें होती है। लेटर ऑन जब सेफोलॉजी से और सब चीजें डेवलप हो गई, तब लोगों को समझ में आया, तब तक हम बहुत पीछे हो गए। तब तक बीजेपी ने अपने रिसोर्सेज और इतने ज्यादा कर लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है अपना रिएक्शन है वो इसी साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने करने का काम किया। ओके सर, आपको नहीं लगता जो ये ट्रेडिशनल लीडरशिप जो कांग्रेस की है, यही सबसे बड़ा क्राइसिस है कांग्रेस के लिए? नहीं, कांग्रेस को आपको ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है। हम ये भूल जाते हैं कि जब यूपीए सरकार बनी थी तब कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? इट वाज 140। अंडरस्टैंड इट, 140 सीटें आई थी उस समय। वो तो यूपीए अलायंस से हमने यूपीए सरकार बना ली। हाँ जी। जब यूपीए सरकार बनाई थी तब, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर दे रहा हूँ मैं, यूपीए सरकार बनी तब बीजेपी के 7 करोड़ वोट नहीं थे। अच्छा। 2009 में जब हम चुनाव वापिस दोबारा जीते, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नरेगा की योजना लागू की, लिबरलाइजेशन किया, उसके बाद इम्पैक्ट आया, तब कांग्रेस का वोट था 11 करोड़ समथिंग, बीजेपी का वोट था 8 करोड़। पर 2014 में बीजेपी का वोट हो गया 17 करोड़, कांग्रेस का वोट है 10 करोड़ समथिंग। आज देश में बीजेपी का वोट है 22 करोड़, कांग्रेस का वोट है 11 करोड़। तो ये जो वोट जो बढ़ता है, उस वोट को बढ़ाने के लिए जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे काम नहीं करता है, तब तक हम वोट को बढ़ा नहीं सकते। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, जिसको राहुल जी ठीक ढंग से एड्रेस कर रहे हैं, कि जब तक आप कांग्रेस का वर्कर जो हमारा मतदाता है उसमें अपना एक्सपांशन नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी की, तब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये चीजें आती है। अब बड़े पैमाने पर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने इस बात को जगह दी है, और कांग्रेस के जो निर्णय हो रहे हैं उनमें इन चीजों का स्थान है। ओके। पर सर, राजस्थान कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो डेटा एनालिटिक्स और सोशल इंजीनियरिंग इन सब की बात ही नहीं होती। यहाँ पे तो आपस में इतना ज्यादा फैक्शनलिज्म है कि एक एंडलेस ड्रामा है ये, जिसको आप एंजॉय करते रहो, स्टेट भी करता रहे, मीडिया भी करता रहे, कभी सचिन, कभी अशोक गहलोत। तो इसको आप डिवाइड को आप कैसे देखते हैं? ये तो मीडिया का क्रिएशन है। ओह माय गॉड, नो 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 नो, मैं बता रहा हूँ। जब मैं अध्यक्ष बना तब भी सीनियर कांग्रेस के लीडर थे, नवल किशोर जी थे, कमला जी थे, नटवर सिंह जी थे, बलराम जाखड़ थे, बूटा सिंह जी थे। कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे काम दिया, तो कांग्रेस पार्टी को मैंने अपने ढंग से काम किया, पर मेरे जो काम करने का तरीका था वो ट्रेडिशन से हटके था। इसलिए उस समय भी ये बातें होती है। जब आदमी जिसको जिम्मेदारी देते हैं, मुझे जिम्मेदारी दी थी, मेरे को जिम्मेदारी थी कांग्रेस को सत्ता में लाने की, मुझे ये जिम्मेदारी नहीं दी थी कि मुझे कांग्रेस का अपना ग्रुप बना के नेतागिरी करना। आपको नहीं कहा गया था कि आप लीड करोगे? नहीं, हमें ना, बिल्कुल नहीं, कोई इशारा नहीं, मैं कोई भी नहीं करता है। कोई ये जो प्रोजेक्शन करते हैं वो गलत प्रोजेक्शन है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किसी पीसीसी चीफ को ये कहता है कि आप प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर, नो, नेवर। यही प्रोजेक्शन है। तभी मैं कहता हूँ कि आप जो आज की डेट में एम्बिशन ज्यादा हो गई और उसको आप लिंक करते हैं। आज मुझे उत्तरदायित्व दिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो मेरे को उत्तरदायित्व दिया गया कि राजस्थान में कांग्रेस के सभी आदमियों को साथ लेकर, वर्कर को साथ लेकर, जनता का विश्वास लेकर कांग्रेस सत्ता में लाओ। मेरे को ये काम थोड़ी किया था, मुझे अध्यक्ष दिया है मैं अपना ग्रुप बनाऊं। मेरे को तो कांग्रेस का काम करने का काम किया, और मैं खुशी है कि मुझे जो काम दिया मैंने डिलीवर किया, चाहे मैं 1 वोट से हार गया, पर उसी कांग्रेस हाईकमान ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे पार्लियामेंट का टिकट भी दिया, मैं पार्लियामेंट में चुनाव जीता भी, और पहली बार सांसद बनने के बाद मुझे भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका मिला। क्या ये इंडिकेट नहीं करता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि काम करें, हाईकमान जानता है, उनको आगे लाता है? यही भावना सब में होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे व्यक्ति अपनी एम्बिशन के कारण संगठन को अपने इर्द गिर्द करना चाहता है,
तब जाकर इस तरह का प्रोजेक्शन प्रेस और मीडिया वादे करते हैं। बाकी कांग्रेस तो काम देती है। मुझे यदि मंत्री बनाया तो मेरी जिम्मेदारी क्या थी? मैं जब भारत सरकार में मंत्री था काम करना, तो मेरा जो जिम्मेदारी थी, जैसे मैं जिम्मेदारी थी, मैं राजस्थान में बना पहली बार पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो मैंने पहली बार राजस्थान पूरे देश में राजीव गांधी सेवा केंद्र का कॉन्सेप्ट दिया। मैं नरेगा जो मुझे दी थी तब उस समय UPA 1 में नरेगा की नाम था उसका नरेगा, उसको उस समय वेजेस मिलते थे 80 रुपीज। ठीक है, 2009 में हमने भारत की जनता को प्रॉमिस किया था कि दोबारा हमारी सरकार आएगी तो हम नरेगा में 100 रुपीज देंगे। मुझे ही भारत सरकार में 2009 में मंत्री बनने का मौका मिला। तब उसमें 100 रुपए के बाद हमने उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा, और कंज्यूमर प्राइस जोड़ने से हर 1 अप्रैल को वेजेस बढ़ेंगे। इसलिए आप पूरे देश में देखिए कि जो 2006 में जब नरेगा लगी तब क्या मजदूरी थी और आज मजदूरी की थी। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में उस समय 80 रुपीज मिनिमम मजदूरी थी, और राजस्थान में उस नरेगा के उस कानून में CPI के कारण राजस्थान में 281 रुपए मजदूरी मिलती है। एवरी 1 अप्रैल को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा। ये निर्णय 2010 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में किया। पहले 2006 में तो प्रोविजन नहीं था। ठीक इसी प्रकार उसका नाम तो नरेगा था। मैं जब भारत सरकार में मंत्री था तब सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी का हमने इसका नाम महात्मा गांधी रोजगार योजना प्रारंभ की। तो इनिशियल तो उसका नाम महात्मा गांधी। आपने बायोमेट्रिक भी इंट्रोड्यूस किया था ना? बायोमेट्रिक भी इंट्रोड्यूस किया। ये चीजें कैसे, उससे करप्शन रुका तो नहीं सर? करप्शन के बारे में आप एक मिथ उसको समझना चाहिए। अच्छा, करप्शन का समझना चाहिए। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, कोई बता रहा है कि देश में जो प्रोजेक्ट बनता है, मान लो कोई इरिगेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ से 1000 करोड़ में, जब कंप्लीशन होता है, जब वहां पर 8000 करोड़ रुपए करते हैं, कोई पूछता है 1000 में कितना और 8000 में कितना करवा? करप्शन का जो क्वांटम है वो सबसे ज्यादा मटेरियल कंपोनेंट में होता है। नरेगा तो लेबर इंटेंसिव थी, उसमें तो लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, आपने कुछ हाजिरी गलत भरी होगी, समझ में आता है। पर आपका मटेरियल कंपोनेंट में कोई प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का है, तो 10,000 करोड़ रुपए का क्वांटम का जो है अमाउंट वो ज्यादा है, या हजारों आदमी काम कर रहे हैं उसमें लेबर की जो हाजिरी भर रही है उसमें ज्यादा है। नेचुरली ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो उस को क्या कमजोर बताने के लिए काम किया जा रहा है। अच्छा, तो सर आपका ओपिनियन क्या है जो नया बिल है जी राम जी, इसके आप मुझे बताएं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर आज शिवराज सिंह जी चौहान, ये मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, तो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। नरेगा योजना उनके समय लागू हुई, भारत सरकार ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। 1,60,000 करोड़ रुपए नरेगा में मध्य प्रदेश में मिले। कितने मिले? 1,60,000। तो 3 साल में कितने करप्शन के केसेस में उन्होंने प्रोसिक्यूट किया? कि तो भाई आप तो बताएंगे भाई, आज की डेट में जब 2006 से चल रहा था प्रोग्राम, तो बीजेपी की सरकार अलग अलग स्टेट में नहीं है, तो स्टेट में तो बताए ना भाई कितना हुआ। खुद प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, वहां भी नरेगा योजना चली थी, कितना प्रोसिक्यूशन हुआ भ्रष्टाचार के अंतर्गत। अच्छा। तो भ्रष्टाचार का तो ये तो पिक्चर सामने आना चाहिए कि भाई भ्रष्टाचार हुआ तो बीजेपी की सरकार में इन्होंने रोकने का ये काम किया, कांग्रेस पार्टी सरकार ये नहीं रोक पाए, तब तो समझ में आता है इस बात को। पर केवल मात्र ये कहना कि नहीं, इसमें जो इसको जो समझने की जरूरत है, मेनली इसमें जो है गरीब आदमी, SC ST, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, वाटर जो रिसोर्सेज के जितने काम करने हैं उतने बड़े पैमाने पर काम किए। और आदमी कभी कल्पना कीजिए, गांव में गरीब आदमी जब अकाल पड़ता था राजस्थान में, तब वो मजदूरी का बच्चा, उसका नौजवान बच्चा कहाँ काम करने जाता सूरत, मुंबई, और वो कितना पैसा मिलता है मजदूरी करने, जब अनस्किल्ड आदमी काम करता, किसी होटल में करता, कितना करता, तो वो अपने कैसे परिवार को चलाता था। हमने कानून बनाकर, कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को, हाउस होल्ड को 100 दिन का काम दिया। तो 100 दिन का काम का मतलब आप कल्पना कीजिए कि वो आदमी अब कमाई कर रहा है, वो कमाई करके घर में पैसा भेज रहा है, पर घर में उसकी पिताजी और उसकी माँ यदि काम करना चाहे तो 100 दिन की उसकी रोजगार की गारंटी थी। जैसे आज एग्जाम्पल दें, 281 रुपए मान लो मिल रहे थे पर डे, कंजर्वेटिव एस्टिमेट करें 250 रुपए मिल रहे हैं, तो 250 रुपए का मल्टीप्लाई करें 100 रुपए का, इतना पैसे की एडिशनल सप्लीमेंट्री इनकम की गारंटी इस योजना के अंतर्गत थी, जो गांव के अंदर ही पैसा मिल रहा था। वो परिवार जो था उसको एक सप्लीमेंट्री इनकम का माध्यम था, उससे लोगों की पैसा हाथ में आया, और उससे छोटी छोटी जगह पर लोगों को, आज जो किराने की दुकान है, छोटी दुकान है, जाके देखो उसके हाथ से पैसे से गरीब आदमी ने वो चीजें खरीदी, उनके जीवन में परिवर्तन होने का काम किया। तो ये खास तौर से समझने की आवश्यकता है कि जब नरेगा लागू नहीं हुई थी उसके पहले
तमिलनाडु हो, पंजाब हो, जहाँ बड़े बड़े किसान थे, महाराष्ट्र हो, उन बड़े बड़े किसानों के यहाँ गांव का गरीब आदमी खाली पेट भरने के लिए वो कटाई करने के लिए जाता था। कितनी मजदूरी मिलती थी? बहुत ही कम तो सर। लेबर को आज की डेट में वेजेस के नेगोशिएट करने का ये यदि कानून नहीं बनता तो गरीब आदमी को, आज अनस्किल्ड आदमी को लेबर ही नहीं मिलती। जी। आज कम से कम ये बात हो गई, कम से कम वो कहता है कि मुझे जो नरेगा में जितनी, महात्मा गांधी रोजगार में जितना पैसा है उससे कम पैसा दो तो मैं काम करने नहीं आता। आज जाके पता लगे राजस्थान में 2006 में अनस्किल्ड लेबर को कितनी पैसा मिलता था और आज अनस्किल्ड आदमी को कितना लेबर पैसा मिलता। ये एक कानून ने सिंपल एक हथियार दिया जिससे गांव के गरीब आदमी के साथ न्याय हो सके। अब आप नई योजना बना रहे, नई योजना में क्या कर रहे हैं आप विकसित भारत की कल्पना करके काम करें। विकसित भारत का मतलब ये आप ऐसे डेवलप करोगे, ऐसे डेवलप करने का मतलब अनस्किल आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें तो मैक्सिमम आदमी अनस्किल काम कर रहे थे। अब स्किल आदमी जो काम करेगा, मकान बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, तो उसमें मजदूर तो कम चाहिएगा, कारीगर ज्यादा काम करना चाहेगा। एक मकान बनाने में 80% पैसा मटेरियल कंपोनेंट का लागू होता है, तो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा प्लस कारीगर का पैसा इनको बाहर निकाल दो तो मजदूर के लिए कितनी संख्या मिलेगी। तो आपने एक ऐसा कानून बनाया जिस कानून के अंतर्गत जो अनस्किल्ड लेबर, गरीब आदमी को जो सप्लीमेंट्री इनकम था उसको आपने डिप्राइव कर दिया। ओके, तो उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि हमने बढ़ा के 100 से 125 कर दिया, पर जब वो गारंटी नहीं है उसमें। बताया ना भाई, जब आज शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यही योजना थी, सरकार पूरा पैसा दे रही थी, फिर 100 दिन में पूरे कैसे नहीं हुए? जब 100 दिन ही पूरे नहीं हुए तो 125 के आप हवा कल्पना करके बता रहे हो। आप बताए ना भाई, कौन आप थे, आपने आपको पूरी छूट थी उस कानून को आपको इम्प्लीमेंट करने की, आप था, तो आपके यहाँ 100 दिन क्यों नहीं पूरे हुए? ये तो है। तो 125 दिन कहाँ से आ रहे? आप एक उसको खाली डाइवर्ट करने के लिए ये बातें कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली यदि आप 100 को 125 करोगे तो कभी आप कल्पना कीजिए, अभी भारत सरकार का 95,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, तो 95,000 करोड़ में आपका 100 दिन का आपने कर रहे हैं, लोगों को पेमेंट नहीं मिला। राजस्थान जैसी स्टेट में 3-3 बार 4-4 महीने तक मजदूरों को पेमेंट नहीं मिल रहा, मटेरियल गवर्नमेंट का साल भर पैसा नहीं मिल रहा है। अभी यदि 125 दिन करोगे तो आपने प्रोविजन बढ़ाया क्या? बजट आया, बजट में प्रोविजन बढ़ाया क्या हमने? तो आपने तो स्टेट को बर्डन कर दिया। आपने 95,000 करोड़ का तो एक तरह सीलिंग कर दी, और आप 40% पैसा आप स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और वो किसी स्टेट को क्या एलोकेशन करेगा ये भारत सरकार निर्णय करेगी। यदि वो निर्णय करेगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग 40% स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, तो वो भी तकलीफ आएगी। और फिर ये कह दिया कि इसके अलावा जो पैसा खर्च होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद करना पड़ेगा। कितनी स्टेट गवर्नमेंट की आज रेवेन्यू की क्या स्थिति बनी हुई है? कितने 40 कर ही नहीं पाएंगे वो। हर स्टेट नेगेटिव में है उनके। इसके पीछे का पर्पस क्या लगता है आपको इस कानून के? सिंपल है, आप डे वन से नॉट मेंटली प्रिपेयर की चीजें होनी चाहिए। इसको तो 2000 सरकार में आते ही इस बात को तो कहा कि हम ये नरेगा इसलिए कड़ी कर दी। व्यक्तिगत तौर पर डिसेंट्रलाइजेशन 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद पंचायत को अधिकार दिया गया था वो योजना बनाने, वो योजना बनाते, वो लेबर के बजट बनाते थे, वो भारत सरकार से अप्रूव होता था, ये ओपन एंडेड था, जितना पैसा चाहे उतना भारत सरकार पैसा भेजे। अब आपने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो आपने पंचायत राज के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, एक सरपंच था, वहां पर वार्ड पंच थे, प्रधान थे, सरपंच थे, वो डिसीजन लेने का काम करते थे। यू आर डिप्राइविंग देम। तो वर्चुअली जो आपका है लोकतंत्र में, आप सारी चीजें सेंट्रलाइज करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू डिसेंट्रलाइज द पावर। डिसेंट्रलाइजेशन का उनका कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। ये तो आजादी के बाद राजीव गांधी के मन में कल्पना थी, तब पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया, संविधान दर्जा ही नहीं दिया। उनके फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज को एम्पावर करने के लिए पैसे की व्यवस्था की। ये निर्णय करने का क्या? तो अब जो गांधी जी का गांव के स्वराज को कल्पना करने का काम था, उस डिसेंट्रलाइज के पूरे कॉन्सेप्ट को इस नए कानून के अंतर्गत आप खत्म करना चाहते। ये बात आप लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हो फिर? ये लोग समझ रहे, इन्होंने वो टेक्टिकल काम किया, कानून तो बना दिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी नाम भी उसका कानून तो बना दिया, राम से रिलेटेड रख दिया। नहीं, नाम कानून बना दिया, पर आज भी नया सब स्टेट गवर्नमेंट नियम नहीं बनाएगी, भारत सरकार नैरेटिव एलोकेशन नहीं करेगी, तब तक पुरानी नरेगा चलेगी। तो ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कानून तो बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन आज भी मनरेगा ही लागू हो रहा है। अच्छा, तो सर इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम्स जो होती हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट करती हैं पुअर सोसाइटी को, जो आम आदमी है, जो गरीब तबका है,
तो राजस्थान में पर्टिकुलरली वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकती हैं, जैसे क्यों नहीं हो रही हैं, जैसे आंगनवाड़ी की स्कीम है या हेल्थ की स्कीम है या और बहुत सी स्कीम है जिसके थ्रू जो आखिरी आदमी है, जिसको हम अंत्योदय की बात करते हैं, जो जो लास्ट मैन है उसका भी उदय हो। तो ये चीज राजस्थान में क्यों नहीं हो पाती है, इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कहाँ बीमारू स्टेट भी कहा जाता है? नहीं, बीमारू स्टेट को पहले कहा जाता था। आज नहीं है क्यों? हाँ, अशोक गहलोत आज भी सर बहुत गरीबी है ना, राजस्थान गरीबी में। होना अलग हाँ, बात है, गरीबी हाँ, होना और इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, आप देखो। इनकम इनक्वलिटी और दो अलग अलग चीजें। हम्म, जैसे आज मानो नरेगा योजना लागू हुई हम्म, तो सप्लीमेंट्री इनकम का पैसा किसके पास गया? हम्म, तो विषमता कम हुई ज्यादा हुई? हम्म, तो विषमता तो पहले भी थी, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। पहले सरकारों के पास पैसा नहीं था, तब इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज की स्कीम नहीं थी। जैसे जैसे पैसा बढ़ा वैसे वैसे इंडिविजुअल बेनिफिशियरी की स्कीम आई। वृद्धावस्था पेंशन का पैसा बनाने का, पहले वृद्धावस्था पेंशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। आज जो महिला है उनके कोई डिलीवरी हो रही तो उसकी उसकी व्यवस्था करने का काम किया, विकलांग की व्यवस्था करने का काम किया। तो पहले का कॉन्सेप्ट था। जैसे जैसे सरकारों के पास पैसा आ रहा वैसे वैसे सरकारें व्यक्तिगत योजना का काम कर रही है। क्या इंदिरा गांधी ने ये इंदिरा आवास योजना शुरू नहीं की थी कि गांव के गरीब आदमी को मकान नहीं होता, उस मकान देने की व्यवस्था करने का काम प्राइम नहीं मिनिस्टर किया? ने भी शुरू की है प्राइम मिनिस्टर शुरू नहीं किया तो वहीं से शुरू हुई थी, उन्होंने उसको एनहांस किया, नाम बदला, लेकिन ओरिजिनल थॉट किसका था? ओरिजिनल थॉट व्यक्तिगत लाभ की योजना का मूल विचार किसका? मूलतः विचार, ओरिजिनल थिंकिंग इज ऑफ कांग्रेस। प्लीज अंडरस्टैंड इट। आप ये बताइए कब शुरू हुई? क्या इंडिविजुअल स्कीम खाली बीजेपी के राज में शुरू हुई? आप इसका इतिहास उठा के देखिए, जितने भी व्यक्तिगत योजना की लाभ की योजना है उस समय प्रारंभ हुई। हाँ, उसको उन्होंने एनहांस किया, बढ़ाया टू दैट एक्सटेंट वोट लेने के लिए खाते में 10,000 रुपए डाल रहे हो, ये तो नया कॉन्सेप्ट शुरू किया। आपने व्यक्तिगत योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। आप आदमी को हैसियत बढ़ाओ जिससे लॉन्ग टर्म तक उनके घर में इनकम हो, लेकिन आप वन टाइम खाली पैसा देके फिर चुनाव के बाद उनको दे ही नहीं रहे हो। आज महाराष्ट्र में जाके देखो, उन्होंने दे दिए उस समय, अब राइडर डाल दिया, एक घर में एक देंगे, SC ST के अलावा नहीं देंगे। तो ये पॉपुलिस्टिक चीजें करके आप करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको व्यक्ति की हैसियत कैसे बढ़े, उन योजनाओं को बड़े पैमाने पर करना चाहिए। ओके, पर फिर भी सर आपके स्टेट से लोग मजदूरी का काम करने के लिए राजी होकर यहाँ से अरब कंट्रीज में जा जाके काम कर रहे हैं, ये भी हालत है, चाहे वो सरकार आपकी कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो। उन लोगों के बारे में आप कैसे उनको परिपक्व करोगे? असली बात तो ये है ना। मैंने बताया ना आपको, दो अलग अलग चीजें, अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर। अनस्किल लेबर तो जहाँ मैन्युअल लेबर का काम करना पड़ता है वो तो बाहर कंट्री नहीं जा सकता। जो स्किल लेबर है वो प्रोबेबल देखता है, ग्लोबल दुनिया छोटी हो गई, उसको 2 पैसे ज्यादा मिलता है तो वो माइग्रेट करके पढ़ने का काम करता है। तो जो आदमी माइग्रेट कर रहा है वो स्किल लेबर, अनस्किल लेबर नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो अनस्किल लेबर को यदि लगता है कि मुझे 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं, भाई आज गांव से आदमी शहर में क्यों आता? उसको लगता है कि मुझे संभावना ज्यादा है, तो शहर से बाहर क्यों जाएगा जब उसको संभावना लगती ज्यादा लगती है। तो बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन जो पहले होता था वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होता था, उस समय भी लोग बाहर जा रहे थे। पर आज ज्यादातर नरेगा आने के बाद वो आपने देखा होगा कि कोरोना लागू हुआ, जब कोरोना की बीमारी आ गई तब लोग सस्टेन कैसे कर पाए? बिकॉज नरेगा कर पाए। उस समय नंबर ऑफ डेज सबसे ज्यादा है, आप चेक कर लीजिए। कोरोना के समय में मनरेगा के 100 दिन के आसपास यदि आप चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा उस समय लोगों ने उन नंबर ऑफ डेज का उपयोग किया। पिछले साल भी 26 करोड़ एनरोल्ड थे, 13 करोड़ लोगों ने काम किया है। तो ये एग्जांपल है। इस पर आपने डिले पेमेंट करके उनको डिस्करेज किया। हाँ, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया और डिले तो कर ही नहीं सकते उस एक्ट के अकॉर्डिंग। ये दुर्भाग्य, आप एप्लीकेशन ले नहीं रहे हो। उनको अधिकार बना हुआ था एप्लीकेशन दे, रिकॉर्ड होगा तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता नहीं दिया आपने उसको। जो रोज मजदूरी करता है पैसा चाहिए, जब आपको 2 3 महीने की मजदूरी नहीं दे रहे तो वो अल्टरनेट मजदूरी करने जाएगा। यू हैव क्रिएटेड सर्कमस्टेंसेस जहां डिस्करेज हो आदमी नरेगा काम करने का, उसके एफर्ट्स का ही कल्मिनेशन है। ओके सर, आपके सक्सेसर हैं नितिन गडकरी जी, आपके पास जो मिनिस्ट्रीज थी वो उनके पास भी हैं, तो उनके काम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अक्रॉस द पार्टी लाइंस उनके काम को तो सराहना मिलती है। नितिन गडकरी जी ने एक बदलाव किया। जबकि कोई नेशनल हाईवे बनती है, नेशनल हाईवे में जैसे मैं मंत्री बना था तब मनमोहन सिंह जी और हमारे नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी और सबको कन्विंस करके हमने 10,000 किलोमीटर नई NHA डिक्लेयर कर, 10,000 न्यू
किलोमीटर हाईवे डिक्लेयर हमने कराया 2011 के आसपास में मैं मिनिस्टर बना था। नितिन गडकरी जी ने उन चीजों को आगे बढ़ाया। ये टोल में जो क्लाउड से जो आपका होता है फास्टैग वगैरह, ये फास्टैग का हमने स्टार्ट किया था 4 जगह। पर गडकरी जी तो बोल रहे थे हमने स्टार्ट किया। जाके चेक कर लीजिए, 4 जगह तक हिंदुस्तान में हमने टोल लागू किया। वो कह रहे थे कि हमने दुबई में देखा ये चीज और फिर आप हमने इम्प्लीमेंट आप जाके चेक कर लीजिए, ये तो रिकॉर्ड में आरटीआई में पता लगा लीजिए। It took 2 years to integrate it. Yes. And then we have introduced in 4 places. जाके चेक कर लीजिए, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, तो रिकॉर्ड में जाके चेक कर ले। हाँ, उसको उन्होंने स्केल बड़ा कर दिया, पर उसको कॉन्सेप्ट को लागू करने का काम हमने किया। क्लाउड जो है टेक्नोलॉजी से कैसे है जो उसमें निकल जाए, जिसमें कर जाए, ये हमने पायलट बेसिस पे हमने स्टार्ट किया। उन्होंने उसको बड़े पैमाने पे किया, ये बात सही है। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ कि मार्केट बोरोइंग करके उन्होंने पैसा बहुत रेज किया, पैसा रेज कर बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया। तो भाई जो काम अच्छा किया हो तो सबके सामने दे रहता, पर काम कांग्रेस ने नहीं किया ऐसी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी इतने बड़े पैमाने पे काम किया, इसलिए पूरा का पूरा एनएचए का आपका ये बदलाव नजर आता है। ओके सर, राजस्थान कांग्रेस की दोबारा बात करते हैं और मैं आपसे सीधी सवाल पूछता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप उसका आंसर भी सीधा ही देंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनकी लड़ाई क्या खत्म हो पाएगी कभी? ये प्रेस का कौन है कॉन्फ्लिक्ट? कांग्रेस गॉड, प्रेस का कैसे है सर? आप लोगों के रिजॉर्ट्स में जा जाके लोग रह रहे थे, किसी रिजॉर्ट्स में जा जाके आपके एमएलएस बटे हुए थे, इसमें प्रेस का क्या लेना देना है? एम्बिशन का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एम्बिशन तो होएगा, आदमी है तो एम्बिशन का पार्टी में जिसकी जिम्मेदारी, मैंने एग्जांपल दिया, मुझे जब पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो मेरी जिम्मेदारी क्या थी? मेरी नेतागिरी करना था, पार्टी को हिलाना था। तो आप दोनों को ब्लेम कर रहे हैं उनको? मैं तो जिसको भी, जो भी कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व जो काम देता है, यदि आपको पार्टी का काम दिया तो पार्टी को सत्ता लाने के लिए सबको साथ लेके काम करना चाहिए। आपको जो मंत्री का काम दिया तो आपको मंत्रालय का अच्छा काम करना चाहिए। तो मैं अच्छा करता हूँ कि भाई ये जो चीजें हैं सबको मालूम है, पर ये तो आप जब एम्बिशन करते हो तो भाई तो प्रेस का क्रिएशन है, आपको सूट करता है और आप उन चीजों को डिस्प्रपोर्शनेट करते हो। ओके सर, आपने एक बार कहा था कि मैं अशोक गहलोत का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं कोलैबोरेटर हूँ, तो हाउ डू यू सी हिम एज ए पॉलिटिशियन? देखिए, मेरे पॉलिटिकल लाइफ का ब्रेक थ्रू देने में अशोक गहलोत जी का रोल है। फिर मैं जब 98 में 90 में मैं टिकट कटा, 93 में नहीं 90 में चुनाव हारा, आप चुनाव हार गए थे? 90 चुनाव हारा, 93 में टिकट कटा मेरा। अच्छा, टिकट काट दिया था आपका? काट दिया था। 98 में मुझे टिकट वापस मिला। अशोक गहलोत जी की भूमिका थी, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ये भी उनका श्रेय जाता है। तो मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो ये बातें कहता हूँ। तो आपका मूल प्रश्न क्या था अशोक गहलोत से? मेरा मूल प्रश्न ये था कि आप एज ए पॉलिटिशियन उनको कैसा देखते हैं जब आप साथ में अलोंग ये भी कहते हैं कि मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ, मैं कोलैबोरेटर। ये मैं इस संदर्भ में बोला कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन गया, मैं भारत सरकार में मंत्री था, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, मेरा रिटायरमेंट का फंक्शन था उदयपुर यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी में टीचर था, 60 ईयर का रिटायरमेंट, उसमें अशोक गहलोत जी वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में आए थे। तब मैंने पब्लिक के सामने कहा, और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जब अशोक गहलोत जी के साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ मैंने जनरल सेक्रेटरी भी काम किया, मैंने मंत्री का काम किया, तो एक फॉलोअर होता है जब नेता जो कहता है उसको फॉलो करता है, कोलैबोरेटर होता है जब आदमी अपने साथ करता है, वो भी एक्सपेक्ट करता है कि मुझे भी अपनी बात करने का अधिकार मिलेगा और मेरी भावना को भी आप करो। तो मैंने उनके सामने ये कहा कि भाई मैं अभी तक अशोक गहलोत जी का फॉलोवर था, अब मैं अशोक गहलोत जी का कोलैबोरेटर बनना चाहता हूँ। अच्छा भाई, जैसे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो मैंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के हैसियत से काम किया, तब भी मेरा अशोक गहलोत जी अच्छे संबंध थे, पर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के हैसियत से इंडिपेंडेंट फैसले नहीं करता तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पाता। तो ये मेरी भूमिका फॉलोअर की होती तो मैं पार्टी के साथ नहीं कर पाता। तो मैंने अपनी स्पेस क्रिएट की कि मैं अशोक गहलोत को नेता तो मानता हूँ, पर अशोक गहलोत के साथ मैं कोलैबोरेटर की भूमिका में अपने आप को देखता हूँ। और अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो मैं आज भी कहता हूँ, मैं करता ही नहीं। अशोक गहलोत ने ब्रेक थ्रू दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी देते तो मैं मंत्री नहीं बनता, तो मेरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता। मैं तो 80 to 90 भी 10 साल एमएलए रहा हूँ, आई वाज नॉट मिनिस्टर। ये तो जो ब्रेक थ्रू दिया अशोक गहलोत ने दिया, उसके कारण मुझे अपना पोटेंशियल रिवील करने का मौका मिला। तो ये तो उसको तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भूमिका में रहता, मैं उनका फॉलोअर ही हूँ, तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से अपना जो काम करने की जो जिम्मेदारी मुझे दी उसका सही निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए मैं उस दृष्टि से कहना चाहता हूँ, मैंने थोड़ी कहा कि मैं पार्टनरशिप मांग रहा हूँ। भाई फॉलोअर होता है, कोलैबोरेटर होता है, पार्टनर होता है। मैंने तो ये कहा कि भाई राजनीतिक दृष्टि से जो मुझे जिम्मेदारी दी है
वो भी कांग्रेस पार्टी के एक एस्टेब्लिश नेता है, उसमें मेरी भूमिका फॉलोअर की नहीं हो सकती, मेरी उनकी भूमिका कोलैबोरेटर की हो सकती ओके सर, एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब 98 में अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बनते हैं तब लग रहा था कि भी प्रसन्ना मदरेना बनेंगे, और उसके बाद 2008 में लग रहा था कि भाई सीपी जोशी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और दोबारा गहलोत बनते हैं। उसके बाद 18 में लग रहा था कि भाई सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बनेंगे और अशोक गहलोत बनते हैं। तो ये क्या जादू है उनका जो मैंने कहा कांग्रेस के ये ऊपर आपका चलता रहता है? प्रेस का प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे अध्यक्ष बनाया तो मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना। मैं नहीं समझता हूँ सचिन पायलट जी को अध्यक्ष बनाया जाओ, कहा चीफ मिनिस्टर बनाए। ये तो हाईकमान पार्टी के अपने हिसाब से फैसला करता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जादूगरी और नहीं जादूगरी सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जिनकी जो क्षमता है उनको जिम्मेदारी देता है। मेरे को जिम्मेदारी दी अध्यक्ष का, मैंने अपना काम किया, कांग्रेस पार्टी का बहुमत बना, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया। मेरे 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 काम को उन्होंने ठीक समझा तो मुझे भारत सरकार में एमपी का टिकट भी दिया, भारत सरकार में मंत्री बनाया। तो मैं समझता हूँ ये तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जिसकी जो क्षमता उसका उपयोग लेता है। ये तो प्रेस वालों का प्रोजेक्शन है। किसी को जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाते हैं तो उसको जिम्मेदारी क्या देते हैं? उसको जिम्मेदारी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को सबको साथ लेके, नेताओं को साथ लेके पार्टी को पावर लाओ। यही तो उद्देश्य होता है। तो जब आपको अध्यक्ष बनाया तब तो आप नहीं प्रश्न पूछते हो अध्यक्ष क्यों बनाया इनको? अध्यक्ष बनाया उस पार्टी की, उस आदमी की क्षमता का पार्टी के लिए उपयोग लेने के लिए। जब पार्टी सरकार में किसी को मुख्यमंत्री के रूप में उपयोग लेने जाती है तो हाईकमान जैसे अध्यक्ष चुनती है जैसे मुख्यमंत्री। पर इंटरेस्टिंगली आप एक चीज देखिए, जब गुजरात के प्रभारी बनाए जाते हैं अशोक गहलोत जी, तो यहाँ पे सचिन पायलट काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं और मेहनत करते हैं, और उनको लगता है, जैसे आप ही के शब्दों में करूं, कि उनके एम्बिशन जागते हैं कि अब मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। तो डायनेस्ट तरीके से वो एक पॉलिटिशियन है कि एक डायनेस्ट इस बारे में नहीं, मैं मेरा प्लीज लेट मी कंप्लीट, मैं फिर आपको लेट मी कंप्लीट। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई डायनेस्ट पॉलिटिशियन को ऐसा क्यों लगता है कि वो 5 साल मेहनत करने के बाद चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट और बन जाएंगे, या चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के को वो डिजर्व करते हैं? नहीं, ये प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ी वो दे सकते हैं। मैं तो लाइन से हुई नहीं, मैं तो साधारण घर का आदमी हूँ, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर क्या दे सकता? क्योंकि आपने एक बात कही स्टार्टिंग में इंटरव्यू के, क्योंकि जैसे शेरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने एग्जांपल दिया कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं कांग्रेस में, इन्फ्लुएंस नहीं का आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना। नहीं, उसके बाद आपने ना आप कंफ्यूज, मैंने कहा मैं कह देता हूँ, मैंने एग्जांपल आप गलत, मैंने एग्जांपल दिया कि किसी उम्मीदवार को एक जगह आपने टिकट दिया, उसका एग्जांपल। इवन नो लिंक विद इन्फ्लुएंस। ओके, मैं आपको मैं मेरे वर्ड है ये कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो कांग्रेस में होते हैं, उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को कांग्रेस ढोती क्यों रहती है एक लंबे टाइम तक? इसका क्या आंसर है? इसका तो मेरे पास थोड़ी उत्तर है। आप कांग्रेसमैन रहे हैं। मैं कांग्रेस में मैं डिसीजन मेकिंग थोड़ी हूँ भाई। एक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जिसका जो उपयोग लेता है उसका उपयोग लेता है। उस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। सर आप आंसर दे नहीं रहे हो वैसे इस बात का। नहीं, मैं आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरे को मेरा कांग्रेस का नेतृत्व जो भी मुझे काम देता है उस काम को मैं करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेस का नेतृत्व बाकी सब कार्यकर्ता काम देता है उनमें भी ये भावना होनी चाहिए। सर मैं एक इसी से जुड़ा एक बात और पूछ लेता हूँ। जब अशोक गहलोत जी को कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट वो फाइनल ही हो गया था, तो ये लग रहा था कि सचिन को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ऐसा क्या हुआ क्या हुआ कि गहलोत साहब अध्यक्ष बनने के लिए भी राजी नहीं हुए इस बात पे कि इसको सीएम नहीं बनाना है? ऐसा क्या टसल है उन दोनों लीडर्स का यहाँ पे कि वो ये चाहते हैं कि भाई मैं इसको नहीं बनने दूंगा और वो कहता है मैं बन के रहूंगा? इसकी वजह से जो कांग्रेसमैन है और जो कांग्रेस है वो सफर कर रही है राजस्थान में। इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता? You can share your opinion. जो इसमें जो नाम ले रहे वही उसका परफेक्ट। Are you fond of Ashok Gehlot? मैं आई फॉन्ड ऑफ कांग्रेस, आई फॉन्ड ऑफ एवरीवन। जिसको भी कांग्रेस का नेतृत्व काम सबका फॉन्ड हूं मैं। Whom do you like most? किसका? सचिन और अशोक? मैं अशोक गहलोत ने मुझे ब्रेक थ्रू दिया है। हाउ वी कैन बी माय लीडर मेरी एज है, मेरे जिस पोजीशन में सचिन पहले भी अच्छा कांग्रेस का कार्य करता है। So he's like a son. आई एम नॉट सेइंग सन और सन, मैं ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस काम जो उसको काम दे रही है काम वो भी कांग्रेस पार्टी काम करती है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सन और दिस, हर एक को अलग अलग काम देते हैं, कोई एज से संबंध नहीं है। मैं जब अध्यक्ष बना तो मेरी एज से बहुत सीनियर आदमी थे, तो ये तो एज का कोई संबंध नहीं है। इट इज ये रोल गिवन बाय हाईकमान। हाईकमान जिसको ठीक समझता है उसको काम देता है, और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में यही भावना होनी चाहिए
कि मुझे जो काम दिया मेरी पूरी क्षमता से मैं बेस्ट डिलीवर करके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को निर्णय करूं। कांग्रेस पार्टी ने तो हमें अध्यक्ष बनाया, दूसरों को तो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाती है। तो कांग्रेस पार्टी जब अध्यक्ष बनाती है तब तो नेतृत्व का निर्णय ठीक है, और जब कांग्रेस पार्टी दूसरा निर्णय लेती है तब नेतृत्व का ठीक नहीं है। मैं उन लोगों में नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व फैसला करती है मैं हरदम आप आला कमान के और कांग्रेस मैं उसका सम्मान करता हूँ। ओके सर, इंटरेस्टिंगली अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर करीबन 14% ट्राइब हैं, कुछ 10 या 12%, 20% के आसपास दलित हैं, 10% मुस्लिम हैं और 12% के आसपास जाट हैं। तो अगर ये सारा जोड़ के देखें तो 53-55% वो वोट बैंक है जो नेचुरल अलाय है कांग्रेस का। इतना भारी भरकम वोट बैंक होने के बाद भी जो एक कृषक समाज जो है वो कांग्रेस के साथ स्टार्टिंग से रहा है, फिर भी कांग्रेस यहाँ पे पिछड़ क्यों जाती है? फिर मैंने आपको कहा आप गलत एनालिसिस करें। अच्छा। सोशल इंजीनियरिंग का कोई संबंध संगठन से नहीं है। चुनाव जीतता पर बीजेपी में तो है, संगठन जीतता है। कंफ्यूजन है आपको। सोशल इंजीनियरिंग आपको ब्रॉड एक यूनिवर्स देता है, पर जीतने के लिए तो आपको संगठन चाहिए। आज एक चुनाव होता है, एक विधानसभा 250 विधानसभा बूथ होते हैं, 250 बूथ पर आपको आदमी नहीं है, तो सोशल इंजीनियरिंग क्या? सोशल इंजीनियरिंग तो आपको ये आप बता रहे हो, उस सोशल इंजीनियरिंग से यदि आपके संगठन के आदमी नीचे से लगा के ऊपर तक है तो आपको एडवांटेज मिलता है। सोशल इंजीनियरिंग आपका नीचे आपका संगठन नहीं तो आपको इलेक्टोरल में कोई चीजें नहीं मिलती। तो सोशल इंजीनियरिंग को आपको पार्टी को एक स्कोप देता है, ये बड़ा यूनिवर्स है जो आपके प्रति जुड़ सकता है। अब संगठन में आपका आपके पास कितने ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, कितने आपके सरपंच है, कितने आपके वार्ड पंच है, कितने समाज में काम कर रहे हैं, वो आपको इलेक्शन का रिजल्ट देता है। सोशल इंजीनियरिंग merely never gives you that, give you broad idea, this is the area where you can focus and you can consolidate your position। जैसे राहुल गांधी जब भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जब खुल के बोल रहे हैं ना कि भाई इस देश में जो SC और ST के साथ एट्रोसिटी हुई उसको समझ में आता है, पर एक बहुत बड़ा तबका जो OBC का है, जो इस देश में जो आजादी के पहले जिनके हाथ में हुनर था, जो इस देश की इकोनॉमी को सर्वाइव कर रहे थे, मॉडर्न जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उस समय ये जो रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, चीजें मशीन के साथ हुई, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लोगों को। पहले हाथ का आप ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ कपड़ा बनाने वाला आदमी नहीं था, ऐसा कोई आदमी नहीं जहाँ मोची का काम करने वाला आदमी था, ऐसा कोई आदमी नहीं था जो दूसरा काम करने वाला नहीं था। ये जितने आदमी मलमल यहाँ बनती थी, ऐसा क्या चीज नहीं बनती थी, कारीगर बनाते थे। पर आपने जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत आई, हमारे रॉ मटेरियल को उन्होंने ब्रिटिश में लेकर उन सब चीज को मैकेनाइज किया। सफरर कौन रहे? दी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी OBC, वही तो सफरर रहा। तो जब तक इन तबकों को हम जोड़ देते हैं तो आज OBC, EBC, SC, ST यदि यहाँ का संगठन खड़ा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी को कब्जे नहीं कर सकता। ओके सर, आर यू एम्बिशियस पर्सन? No, I am not ambitious man. I am a true practical person. मेरा जिंदगी में I am from humble background. My father was a primary school teacher. उन्होंने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, मैं दुनिया यूनिवर्सिटी पढ़ा समझेगा। मैं समाज में उन लोगों में हूँ जो पब्लिक लाइफ को, समाज को बदलने का काम करते हैं। सर ये बात हर पॉलिटिकल लीडर मैं यू कम एंड सी माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई बिकम 80 MLA in 80। वहाँ कितनी रोड थी, कितनी स्कूल थी, कितनी ब्रिज थी। आज चलिए मेरे साथ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी कोई पंचायत नहीं जहाँ 12वीं स्कूल नहीं, ऐसी कोई पंचायत नहीं जहाँ में 6 से ज्यादा राजीव गांधी पाठशाला ने खोली, ऐसी कोई घर नहीं जहाँ सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं फेयर वेदर रोड नहीं, पक्की रोड है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने सब सेंटर नहीं खोला। जाके देखिए, मैंने 40 साल में मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में परिवर्तन किया है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इलाके के ST के बच्चे जो नहीं पढ़ते थे आज पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरी पे जा रहे हैं, गरीब बच्चा पढ़ रहा है। नाथद्वारा में जाके देखे, छोटा टाउन है, वहाँ चौट में 300 बेड का तो हॉस्पिटल है, वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ वेटरनरी कॉलेज खुला रखा, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ गर्ल्स का अलग कॉलेज है, वहाँ बॉयज की सारी फैकल्टीज है। ये सब चीजें मैंने 40 साल में जब मुझे मौका मिला तो मैंने ये करके दिखाया। और मुझे आज खुशी है कि मैं समाज में जिस काम के लिए सार्वजनिक जीवन में आया, मैं समाज में कुछ कर पाया। मुझे इस बात की खुशी है। और राजनीति में यही विचार होना चाहिए कि यदि हमें मौका मिले तो हम कुछ समाज को क्या दे सकते हैं, वो देने का काम करना चाहिए। तो मेरी एम्बिशन वहीं तक है कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं समाज में सब चीजें कर सकूं। ओके सर, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और मैं समझूंगा आप इसको गलत नहीं समझेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट ये बात कह रहे थे, उन्होंने 2008 में कही थी जब आप एक वोट से हारे थे। उन्होंने कहा था कि देश में CP जोशी कभी भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे और राहुल गांधी कभी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे।
क्या ओपिनियन है आपका I इस पे? don't believe in psephologists, but I can forecast in the sense हम्म, कि मेरा जो अनुभव राहुल गांधी के साथ काम करने का रहा, मैं आपको कह सकता हूँ, हम्म, वो आदमी जो रास्ता पकड़ रहा है उसको समझो। इस देश में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो कांग्रेस पार्टी तो पहले थी, हम्म, महात्मा गांधी आए थे। कितने आदमी को मालूम है कि महात्मा गांधी को जब पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में बोलने का मौका दिया, रात को 12 बजे केवल 1 मिनट का टाइम दिया। महात्मा गांधी के साथ कौन था? सत्य था। महात्मा गांधी के साथ डर नहीं था। उस बात से महात्मा गांधी ने इस देश में कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन किया, अंग्रेजों को से देश को गुलाम कराया, और आज दुनिया में महात्मा गांधी का नाम याद रखते। तो वो अकेले आदमी था, उसका विश्वास था, सत्य थी, अहिंसा थी। आज राहुल गांधी ने रास्ता पकड़ा। कोई भी दुनिया की हस्ती यदि महात्मा गांधी के जीवन को समझकर दुनिया में परिवर्तन किया है, तो निश्चित रहिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये बात है। लेटली उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। ये दी जाती। बीइंग ए स्पीकर आप कैसे देखते आई हैं? सेड उसमें क्या था? आप देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडर ऑपोजिशन का आपने बुलाया, बोलने का आधा अधिकार है, उन्होंने यील्ड नहीं किया, उनको बात पूरी करनी चाहिए थी, और सामने वाले को रिबुटल का मौका है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या है? मान लो वो कोई बात कह रहे थे, आपको लगता है बात सही नहीं थी, तो आप जब जवाब देते उसका जवाब देते, भाई यू इंटरवीनिट, ठीक बात। इसमें कोई तकलीफ नहीं। और मान लो कोई अनपार्लियामेंट्री था, स्पीकर के पास अधिकार है उसको डिलीट करने का, भाई यू डिफरेंट, यू डोंट बिलीव इट। भाई पार्लियामेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट सिस्टम? डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट, डायलॉग। व्हेन यू कॉल इट, द लीडर ऑपोजिशन बोलेंगे, ये तो बुलाया था स्पीकर साहब ने, तो उनको बोलने का मौका दिया, तो पूरी बात बोलने देनी चाहिए थी। तो वो उन्होंने क्या बोला? मान लो कोई बात बोली थी, तो पूरी बात सुन के डिलीट कर सकते थे, और पूरी बात सुन के जो जवाब देते उसमें रिबटल कर सकते थे, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई नहीं है कि जब आप पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में विचारों की भिन्नता होती है, वो तो होएगी। आप कोई तथ्य रख रहे हो, उस तथ्य से आपको मालूम है कि तथ्य नहीं है, तो आपको भी अधिकार है उसको रिबटल करने का। और मान लो कोई चीज है तो स्पीकर को अधिकार है डिलीट करने का, पर किसी को डिप्राइव करने का मैं समझता हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये अनकॉल्ड फॉर। ओके, तो सर आदि शंकराचार्य ने एक बात कही है कि आदमी अपनी आखिरी सांस तक एम्बिशियस होता है, तो क्या आपके चीफ मिनिस्टर बनने की एम्बिशन बाकी है? मैं धार्मिक जो है गुरु, उनके बारे में कमेंट नहीं करता। मेरी एम्बिशन इतनी है कि मुझे कांग्रेस पार्टी जो भी काम दे, मैं पूरी क्षमता से कांग्रेस पार्टी के उस विश्वास में खरा उतरूं नेतृत्व के, और समाज में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, ये मेरी एम्बिशन। ओके सर, ही आल्सो वांट टू आस्क समथिंग। मैं स्टार्ट करता हूँ, पार्लियामेंट से स्टार्ट करता हूँ। मतलब एक व्यू ये है कि मतलब अभी जो रिसेंट पार्लियामेंट सेशन हुआ, राहुल गांधी ने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया, जो जनरल नरवरे थे उनकी मतलब एक बायोग्राफी से कोट किया, और जो उनको नहीं करने दिया गया, और उन्होंने एपिस्टिन फाइल्स का भी मुद्दा उठाया, और उन्होंने नारे भी लगाए कि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एक व्यू ये भी है कि मतलब ये जब टाइम मिला ओपोजिशन को कि वो देश के रियल इश्यूज उठा सकते हैं, जब पार्लियामेंट बहुत कम दिनों के लिए फंक्शन करता है, और कांग्रेस ने डिसाइड भी किया था कि जब नरेगा को चेंज किया गया, जी-राम जी बिल लाया गया, तो वो मतलब अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। तो जब एक ये मौका मिला था, तो आपको नहीं लगता कि मतलब उनको रियल इश्यूज भी उठाने चाहिए थे? आप मुझे बड़ा अजीब प्रश्न पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या रिक्वायरमेंट है? यू सी द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज क्या है? डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको बुलाया गया, वो क्या बोल रहे हैं? प्लीज गो थ्रू व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस। कोई आपको पत्रकार देख रहा है जाके? मैं पार्लियामेंट प्रैक्टिस को पढ़िए कि कोई भी आदमी प्रेसिडेंट एड्रेस में क्या बोल सकता है। खुद बिरला जी का जब टीएमसी के नेता ने पूछा था, उन्होंने क्या बोला? वो ये जो लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, प्रेसिडेंट के एड्रेस में सब चीजें डिस्कस की जा सकती है, तो उसमें उन्होंने क्या बात डिस्कस करने का मौका नहीं दे रहे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को आप मौका नहीं दे रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि साहब ये मौका खो दिया। तो भाई मौका जो पब्लिक को ये मैसेज तो होना चाहिए क्लियर कि भाई वेदर यू बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और नॉट। ऑनेस्ट किस पर है? ऑनेस्ट किस पर है? आज यदि संविधान खतरे की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो संविधान खतरे में क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यदि कमजोर होती है तो ये इंडिकेट नहीं किया जा सकता कि संविधान के संबंध में? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्री रिक्विजिट है
कि लीडर ऑफ अपोजिशन को जब आपने बुला लिया तो उसको पूरी बात बोलने का मौका मिलना चाहिए था, और वो यदि कोई बात कर रहे थे तो आपको रिप्लाई में जवाब देने का अधिकार था। आप बोले ही नहीं देंगे, ये तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में जितनी भी आप ब्रिटिश या कहीं उठा के देख लें, या जितनी भी किताबें लिखी हुई है इनकी पार्लियामेंट प्रैक्टिस के बारे में, उसमें से उन्होंने क्या चीज बोली जिसको आप डिप्राइव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीजें समझनी चाहिए। वो जो आप बातें करें वो चीजें तो भाई यही तो प्लेटफॉर्म है। आप इस देश में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या पिलर है? नंबर 1 लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटर का मतलब क्या है कि भाई ये जो पार्लियामेंट जो जीत के आई, मेंबर जीत के आए, ये संसद बनती है। जो मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव जो निर्णय करती है उसको ही तो स्क्रूटनी करने का काम लेजिस्लेटर का है। तो जो सरकार कोई निर्णय करती है कि वो सरकार जो जिसकी मेजोरिटी सरकार है वही पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी को स्क्रूटनी करने का तो जगह कौन सी है? लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन। रूलिंग पार्टी के अलावा अपोजिशन तो क्या, तो उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को हमने क्यों अडॉप्ट किया? क्यों हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में द लेजिस्लेटर रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ही इज नॉट इंडिविजुअल। Rahul Gandhi was not speaking as an individual, he was speaking as leader of opposition. तो लीडर ऑफ अपोजिशन को आप जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट एड्रेस में जो बोलने का है, वो तो बोलने का पूरा स्कोप है। उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, आपका जो एक्शन है, उसके बारे में तो डिस्कस करेगा वो। आप उसमें तथ्य नहीं है तो आपको रिफ्यूटल करने का अधिकार था। तो मैं समझता हूँ कि ये तो आप नैरेटिव गलत बना रहे हैं। नहीं, नैरेटिव नहीं सर। डेमोक्रेसी, अगर आप बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, तो फिर क्या करें आप? डिबेट, डायलॉग होता है, डिसेंट भी होता है, डिस्कशन भी होता है। तो एक ओपिनियन मैं अपना एज ए सिटीजन दे सकता हूं ना कि मतलब राहुल गांधी और भी मुद्दे उठा सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आप डिबेट किस में चल रही थी? डोंट कंफ्यूज। डिबेट किस में थी? प्रेसिडेंट के एड्रेस तो उसमें तो बोलेंगे। हाँ, तो मैं वही बोल तो डिबेट तो आप बोलने का दे, आप वो क्या बोलते नहीं बोलते आप क्यों इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं? आप यदि बोलने का मौका देते तब उसके कंटेंट पे आप कमेंट कर सकते थे। ओके। अब अभी तो आपने मौका ही नहीं दिया, तो आप उसमें खाली है कि वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं। पर लोकसभा स्पीकर कैसा किया जाना चाहिए, वैसा किया जाना, इज स्पेकुलेशन। ओके। क्योंकि सर ओपिनियन होंगे, अब सिटीजन्स के भी होंगे, सबके होंगे, तो स्पेकुलेशन मेरी हो सकती है कि मतलब और मुद्दों पे स्पेकुलेशन। मैम, हमने मतदाता को एजुकेट नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ एलओपी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिबेट ऑफ प्रेसिडेंट। ये यदि पत्रकार को, जनता को मालूम हो तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। तो सर मैं राजस्थान पे आता हूँ, आप यूनियन रूरल मिनिस्टर रहे, तो मैं देख रहा था कि अभी जो मतलब प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वेस्टर्न राजस्थान में, तो मतलब खेती बचाओ आंदोलन हो रहा है या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उनकी वजह से मतलब लोगों के लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मतलब जब एक कॉलोनियल एरा में लॉज बनाए गए कि वेस्टलैंड कैटेगरी बनाएगी कि कई बैरन लैंड्स हैं, डेजर्ट लैंड्स हैं, उसको आप वेस्टलैंड कैटेगरी में डाल दो और आप फिर उन लैंड को कोई भी अदर पर्पज के लिए डाइवर्ट कर सकते हो, जैसे सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। और मतलब अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ राजस्थान लैंड इज कैटेगराइज्ड अंडर वेस्टलैंड। तो आप यूनियन रूरल मिनिस्टर है, आज आप इसका ये लॉज है या फिर ये जो मतलब लीगल एम्बिग्विटीज हैं, इनका मिसयूज हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसकी वजह से जो लोगों का लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में असेंबली क्यों चुनाव कराते हैं, पार्लियामेंट क्यों चुनाव कराते हैं? लोगों की एस्पिरेशन के हिसाब से कानून बनाओ। कानून बनाने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ द डे। गवर्नमेंट ऑफ द डे को ये नहीं मालूम है कि आज स्थिति हमारे उस इलाके की लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो रही है और साइमल्टेनियसली हमें मान लो सोलर एनर्जी की जगह भी करनी है, तो किस तरह के कानून बना हुआ जब दोनों के मिल सके? ये काम तो किसका है? जब आप उसको कानून नहीं बना रहे हो और आप सोलर के नाम पर उनको पूरा खत्म कर रहे हो, तो वहाँ की इकोलॉजी पूरी खत्म हो जाएगी। तो इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए सोलर एनर्जी का क्या इम्पैक्ट होगा, किसने स्टडी की क्या? ये किसका काम है? बट ये तो अक्रॉस गवर्नमेंट्स है, मतलब मैं आज की गवर्नमेंट ना, व्हाटएवर आई एम नॉट सेइंग व्हाई दिस गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट, जो इंटेंसिटी पहले इतने बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी जमीन नहीं ली जा रही थी, इसकी इंटेंसिटी क्यों बढ़ी? पहले जो प्रोजेक्ट थे छोटे आ रहे, छोटी लैंड थी, अब बड़े पैमाने पर, क्योंकि लैंड अवेलेबल कहाँ है? इंडिया, राजस्थान में सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थानी जमीन है, वहां आपको मिल सकती है। अरे भाई जमीन तो मिल सकती है, लेकिन राजस्थान की इसी ज्योग्राफी में जिस तरह की यहाँ का लिवलीहुड था, उसमें खेती का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
नेचुरल। तो उसके लेवलीहुड के जो इम्पैक्ट है उसको एसेस करने के बाद आपको क्या जाना चाहिए था, तो डिसकंटेनमेंट नहीं बढ़ता। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज यदि हम लागू करते हैं तो उसको लागू करने के पहले लेवलीहुड को डिस्टर्ब नहीं को इसकी साइंटिफिक स्टडी करने के बाद कानून में परिवर्तन करके चीजें की जानी चाहिए। आप वो तो काम कर नहीं रहे हो, आप खाली उसका बेनिफिट तो, आप यदि उनको खेलती के पेड़ खत्म कर रहे हो, पेड़ को आप जमीन दे रहे हो, तो यू आर एलिनेटिंग दी सोसाइटी एंड बेनिफिट तो कुछ ही आदमी को मिलेगा। ये कौन सी सोसाइटी डेवलपमेंट है कि आप पूरे के पूरे इतने इलाके को आप इकोलॉजी डिस्टर्ब कर रहे हो, उनके लेवल डिस्टर्ब कर रहे हो, और उसका बेनिफिट कुछ जो सोलर एनर्जी एक मालिक को मिलेगा। ये तो कोई सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि भाई इन चीजों के बारे में टाइमली एक्शन लेकर निर्णय करें। एंड सर, सिंस आप मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं और आजकल ये इशू चल भी रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लूँ आपसे ओपिनियन। जो यूजीसी के नए रूल्स आए हैं और उनमें मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, तो जो मतलब इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एससी के होंगे, एसटी के होंगे, बट जनरल के नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे भी लगा दिया उस पर। तो मतलब आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब जब कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, पहली बात तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि आप उस फील्ड से आए हैं। मैटर इज सब जुडिस, आई डोंट वांट टू स्पीक, द सिंपल बात है, जो चीज सब जुडिस है उसको नहीं। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट कमेटी जो बनी वो तो उसने रिकमेंडेशन चीजें की नहीं, यूनिलेटरल गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया। आप जितने इसके स्टेक होल्डर्स है उनसे पता लगाना चाहिए था क्या बात है, कैसे किस तरह के, यदि आप वेस्ट में नहीं करते तो न तो कानून बनता है, न कानून बनता है तो कानून बनने के बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, हम कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम कर रहे हैं। तो ये कोई भी चीजों को करने से पहले उसका वाइड स्टडी करना चाहिए। जो इसके स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, चाहे एससी के, एसटी के, जनरल के हैं, उनकी फीलिंग क्या है, क्या उस सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद कोई बातें करते हैं। उसके बनिस्पत यदि हम इस तरह की चीजें करेंगे तो जो सोसाइटी में डिवीजन बढ़ेगा, डिविजिव पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। आज कॉलेज में बच्चा पढ़ता है वो तो कभी नहीं पूछता कौन किसका कास्ट का, सबके दोस्त होते हैं। पर मान लो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसका रेमेडी निकालने का भी तरीका होना चाहिए, वो तो स्टेक होल्डर से बात करके निकाला जा सकता है। मैं समझता हूँ कि लेट अस सी कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या निर्णय करता है। ओके सर, मेरे 2 क्वेश्चन और हैं। एक, थक तो नहीं गया आप? नहीं बिल्कुल। ओके, इंटरेस्टिंगली जैसे आपने मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे ह्यूमन आपको वो लगे? एज ए ह्यूमन बीइंग कोई मुकाबला, मतलब आप कल्पना कीजिए कि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी वो मंत्री थे, वित्त मंत्री, जब इन्होंने उनको आरबीआई में बनाया था। जस्ट कल्पना कीजिए कि मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति ने एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति जो उनके एक समय में बॉस रहे, उनको साथ लेकर उन्होंने जो देश का काम किया है, मैं समझता हूँ कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आगे जाके लोग और अच्छे ढंग से समझेंगे कि दुनिया में जो बदलाव हुआ उस बदलाव को उन्होंने कितने अच्छे ढंग से इस देश में लागू किया बिना कोई इस तरह के प्रोपेगेंडा की वजह। ह्यूमन बीइंग, ए जेंटल ह्यूमन बीइंग, ए वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिस्ट, और सबको साथ लेकर जो हम्बलनेस उनमें थी, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ऐसे बड़े आदमी के साथ मुझे अवसर मिला। कुछ पर्सनल एनेक्डोट्स बताइए ना आपके, तो आप तो कैबिनेट में तब मिलते रहते होंगे उनके साथ में। मैं तो ऐसे बता सकता हूँ भाई, आप बताओ, मैं पहली बार एमपी जीत के गए, मुझे मौका मिला, मैं लकी हूँ कि मैं उसके बाद मुझे इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया, रोड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट दिया। नहीं, पंचायत राज तो फर्स्ट टाइम मिनिस्टर था। अच्छा। उसके बाद मेरे को जो पंचायत राज मिनिस्टर के पोर्टफोलियो के बाद मुझे दोबारा पोर्टफोलियो दिया, वो इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो था सड़क परिवहन का, और मैंने अपनी कलम से 60,000 करोड़ के रोड के प्रोजेक्ट सैंक्शन की। मैंने 10,000 किलोमीटर नई नेशनल हाईवे इस देश में डिक्लेयर की। मैंने ये जो आप जो कह रहे हैं कि ये फास्टैग ये सब एक्सपेरिमेंट हमने किए, चेक करना पड़े। जो मैं बात करूँ, मैं तथ्य के बिना बात नहीं करता मैं। तो मुझे ये सौभाग्य मिला है कि उन्होंने मुझे 2 बार एडिशनल चार्ज दिया रेलवे का। तो कोई व्यक्तिगत उन्होंने कोई, मैं तो पहली बार का एमपी था, उनका स्नेह या मेरे में कुछ कॉम्पिटेंस देखा होगा तब उन्होंने ये काम दिया। वो सोनिया जी ने दिया या प्राइम मिनिस्टर ने? सोनिया जी रिकमेंड करती है, लोकेशन तो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। अच्छा। तो बिना सोनिया जी के कैसे हो सकता है भाई? ये तो सिंपल है। राहुल जी, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी
इनका नहीं हो तो इसे होता है, लेकिन हाँ। ऑर्डर तो अब जो निकलता है वो तो मनमोहन सिंह जी के उससे निकलता है। और राहुल गांधी के साथ में आपकी कैसे राहुल गांधी जी के साथ मैं बहुत हाईली इम्प्रेस हूँ। हम्म, राहुल गांधी इज वेल रेड थोरोली, उनके वो पर विजन उनको बहुत मिसरेप्रेजेंट किया जाता है पप्पू वगैरह ये सब कह ये के, ये क्या ये है? तो एक नैरेटिव बनाया गया। एक नैरेटिव इसलिए बनाया गया कि भाई व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस? द स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस वाज द स्ट्रांग लीडरशिप। इंदिरा गांधी की थी, भाई आप पहले आप निकाल दे जवाहरलाल नेहरू जी और उनका, हम तो जिस कॉन्टेम्परेरी जब बच्चे बड़े हुए हैं तब से तो हम कह सकते हैं डिसीजन लीडरशिप किसकी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी चुनाव भी हारी, डिसीजन लीडरशिप बाउंस भी किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी की ताकत क्या है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में जब उनको लगा कि भाई राहुल गांधी जो पोटेंशियल लीडर, तो नैरेटिव बनाया गया उनकी इमेज को डिस्टोर करने का। पर मैं आज भी कहता हूँ, यू टॉक टू एनी टॉपिक, हैव यू हर्ड हिज स्पीच इन आउटसाइड द कंट्री? हिज एक्सटेम्पो भाषण देते हैं। यू आस्क एनी टॉपिक, यू टॉक अबाउट रिलीजन, यू टॉक अबाउट एनीथिंग साइंटिफिक, आज की डेट में दुनिया में जो बदलाव हो रहा है वो सब चीजों को उनके भाषण में आप सब करेंगे। तो जब आदमी वेल रेड नहीं तो कैसे चीजें करेगा? ही इज थोरो अबाउट, चाहे विदेश नीति हो चाहे डिफेंस का हो, ही इज वेल रेड, वेल इन्फॉर्म एंड विद गुड इंटेंशन, गुड ह्यूमन बीइंग। ऑस्टेरिटी जिंदगी में मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, पर मुझे ये प्रिविलेज मिली राहुल गांधी जी को देखते हुए। ही चेरिश वैल्यूज। मैं तो हाईली इम्प्रेस बाय राहुल गांधी। इसलिए मैं आपको पहले भी कहा मैंने कि नैरेटिव से किसी की इमेज खराब है, जिसकी जो कितने घनघोर अंधेरा हो, सूरज की रोशनी को रोक सकते हो आप क्या? रोक सकते हो क्या? तो जो उनका पोटेंशियल है उसका आप जस्ट रिकलेक्ट इट। उन्होंने कोरोना के समय में कहा नहीं, जो चीज वो बोल रहे हैं वो सामने हो रही नहीं हो रही। इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा, जब ये आपने डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय उन्होंने कहा। आज पूरी इकोनॉमी हमारी किस तरह बन गई। तो ये मैं समझता हूँ कि वो एक पोटेंशियल कांग्रेस के लीडर है, उनकी इमेज को डेलिबरेटली फिर क्या, पहली बार बड़े पैमाने पर ये IT आई और मोबाइल आया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आया, तो किसी इमेज को ब्लड करना बहुत सरल है। आज तो वही आज उनकी ताकत बन गई। आज सबसे ज्यादा उनको जो सपोर्ट मिल रहा है उसी से मिल रहा है। ये जो पोटेंशियल है उनका, ये कांग्रेस पार्टी लोगों को समझा क्यों नहीं पा रही है? सब समझ में आ जाएगा। टाइम इज द बेस्ट हीलर। तो कोई 20, 3, 4, 5 चुनाव हारते चुनाव हारना आपका व्हाट इज योर एम? इफ यू वांट टू एम्पावर द पीपल, यू हैव टू। कांग्रेस का एम क्या है सर? कांग्रेस ने देश बनाया। क्या ये देश में, क्या वो वही कांग्रेस है जो जिसने देश बनाया? फिर आप बताइए, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं मालूम था कि देश आस्थाओं का देश है? क्या गंगा के बारे में मालूम था? यमुना जी के बारे में मालूम था? सरस्वती के बारे में मालूम था? क्या मंदिर के बारे में मालूम था? अच्छे से मालूम था, सब मालूम था। इस देश को समझिए आप। ये वो लोग थे जिनको बाहर पढ़ने का मौका मिला। प्लीज अंडरस्टैंड दिस हिस्ट्री। 2 स्ट्रीम चल रही थी देश में बराबर। एक वो लोग जिनको दुनिया में बाहर जाकर दुनिया बदलने का मौका मिला, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे अंबेडकर हो, चाहे कितने आदमी हो, गांधी कितने आदमी जो बाहर जाए। एक स्ट्रीम थी जो देश में थी। देश में पहले आप उठा के देखिए, गोखले, तिलक, जिन्ना। तिलक बाहर नहीं गए, जिन्ना तो गए थे सर। जिन्ना का सोच अलग था। जिन्ना उस समय बताया ना आपको, गांधी के पहले जिन्ना जाता था। गांधी जी के आने के पहले 3 जो टॉलेस्ट लेते हुए वन ऑफ देम जिन्ना थे। उस समय तो उनकी मन में फीलिंग नहीं थी। ये तो बात की सर्कमस्टेंसेस की स्थिति है। लेकिन एक तरफ जो तिलक थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में गणेश की पूजा और ये काम किया, तो 2 तरह की स्ट्रीम साथ साथ चल रही थी। तो दुनिया में कार्ल मार्क्स, दुनिया जो बदलाव हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो जो लोग बाहर से दुनिया को बदलते हुए देख के आए थे, उन्होंने वो सब चीजें इनकॉर्पोरेट की किसमें? आपके संविधान में। तो एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो देश दुनिया के बदलाव के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सके। ये जानते हुए आस्था का देश। इसलिए उस समय जो निर्णय किए, उसी कारण आप देखो कि भाई इतनी इलिटरेसी होने के बाद, इतनी गरीबी होने के बाद, हम आज दुनिया में इतनी बार ताकतवर बन पाए, एक बार बन पाए। या पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में मिक्स इकोनॉमी की कल्पना नहीं होती? क्या पब्लिक प्राइवेट से कल्पना नहीं होती? साइंटिफिक टेम्पर की कल्पना नहीं होती? परमाणु बम कैसे बन गया? अंटार्कटिका पे कैसे चले गए? IIT की स्थापना कैसे कर दी? ये विजन था, क्योंकि वो दुनिया को देख के आए थे। तो देश बनाने का काम तो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज भी
जो राहुल गांधी एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हमने SC ST को रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया, पर डिसीजन मेकिंग उतनी जगह नहीं दी। तो जो प्रीएम्बल का आपका पार्ट है कि सामाजिक न्याय ये करना, तो वो सामाजिक न्याय कैसे होगा? खाली आपको किसी को MLA MP बनाने से होगा, जब तक कि डिसीजन मेकिंग उसके साथ पार्टी नहीं जोड़ोगे। तो वो तो इस देश की जनता को एम्पावर करने का काम करना चाहता है। यही कल्पना कांग्रेस के नेताओं की आजादी के बाद थी, और यही कल्पना आज राहुल गांधी लेके आगे बढ़ा। पर सर उनका ये भी कहना है कि वो अकेले चल रहे हैं, कांग्रेस के कई लीडर्स मैंने आपको एग्जांपल दिया, महात्मा गांधी अकेले थे, कौन थे साथ? कौन था मुझे पता। कांग्रेस पहले थी, कांग्रेस नेतृत्व पहले था। महात्मा गांधी ने आके कांग्रेस पार्टी को 54 मेंबरशिप से बासेस के साथ जोड़ा। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में घूम के उन्होंने लोगों की तकलीफ समझी, और जो लोग आजादी की लड़ाई में थे उनको एक कमरे में लेके ताकत दी। उन्हीं में मोरल साहस था कि जब कोई वायलेंस होती थी आंदोलन तो विड्रा करते थे, तो उनका क्रिटिसिज्म नहीं होता था। वो भी तो पॉपुलर सेंटिमेंट्स के खिलाफ उन्होंने बहुत बार निर्णय किए। तो जब सत्य की राय पे चलते हो तो बहुत कठिन काम होता है। विद इन पार्टी क्या महात्मा गांधी को ये सब संघर्ष नहीं करना पड़ा? चोरी चोरी कांड हुआ, फलाना हुआ, जब उन्होंने विड्रा किया तो उनको विरोध सामना नहीं करना पड़ा। तो सत्य की लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई होती है, पर उसका अल्टीमेटली सत्य में जयते क्यों बोलते हैं? सत्य की जय क्यों बोलते हैं? ये तो हमारे सभी सनातन से चलता आ रहा है। तो सत्य की, सनातन धर्म मानते हैं, सत्य की जय होगी ये भी मानना चाहिए। सत्य से मेरे को याद है, आज के प्राइम मिनिस्टर को कैसे देखते हो आप? उनके ऊपर क्या ओपिनियन है? मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी का, मेरा पर्सपेक्टिव कांग्रेस पार्टी का। इफ यू कंपेयर हिम विद आई सेड मनमोहन सिंह जी, आई सेड ह्यूमिलिटी, मनमोहन सिंह जी का मुकाबला किया। जो उन्होंने परिवर्तन किया जो पॉलिसीज में, जिसका फार रीचिंग इफेक्ट आया, एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड विजन। आई सेड आप लिबरलाइजेशन करके जो आपकी इकोनॉमी में बदलाव हुआ है, पहले कितने आदमी के पास टेलीफोन थे, कितनी गाड़ियां थी, क्या लोग भूल गए कि गैस सिलेंडर की लाइन लगनी पड़ती थी? क्या लोग भूल गए मारुति कार आई थी जो कितना ब्लैक देना पड़ रहा था? एक दिन में हो गया कि जो बदलाव किया उन्होंने, उस बदलाव के कारण तो देश में आज परिवर्तन हुआ है। हाँ, ये तो है। तो क्रेडिट किसको जाती है? तो उस समय तो वो भी अकेले थे। कांग्रेस पार्टी में जो इस तरह का निर्णय किया, तब भी कांग्रेस पार्टी में एक वर्ग था जो इसमें सहमत नहीं था। नरसिम्हा राव जी ने फ्री हैंड तो दिया उनको, पर वो भी इसलिए कर पाए वो दुनिया देख के आए थे। ये बात तो ये तो एक समझना आपका मन नहीं किया कभी बाहर विदेश पढ़ने का? नहीं, मतलब यही साधारण घर में कहाँ पैसे से पढ़ने का मौका दे? आदमी के पास साधारण करके प्राइमरी स्कूल का टीचर 6 भाई, पिताजी ने पढ़ाने का मौका दे दिया, इससे बड़ा और आपको क्या हो सकता है? ये तो है। जितना अपने सर्कमस्टांसेस में अपने को समझने का मौका मिला, उसका बेस्ट अपन ने, चाहे अपन क्या कहते हैं पढ़ने का मौका मिला तो किया, चाहे पॉलिटिक्स में आने के बाद जो नेतृत्व में जो काम दिया उस काम को उसी लगन से किया, कल भी लगन से काम करेंगे। और यही आशा करते हैं कि सार्वजनिक जीवन में लोग इसी विचार से आने चाहिए कि हम अपना काम जो जिम्मेदारी नेतृत्व देता है उसको ईमानदारी से करें, और उसके माध्यम से समाज में हम खुद कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन। ओके सर, आखिरी क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के आप चेयरपर्सन रहे हैं और शायद 2 बार रहे हैं, ललित मोदी को भी हराया और आपके बेटे ने भी हराया। बेटे नहीं सर, उनके बेटे को भी हराया आपने। तो स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट, इसको कैसे देखते हो? आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिसाइजेशन करना स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स की रियल वैल्यूज और रियल टैलेंट को ही आप कवर अप कर रहे हो एक तरीके से? आप मेरे बारे में जाके पता लगा ले। मैं जब बना तो मैंने आज दिन तक कभी सिलेक्शन कमेटी किसी मेंबर से बात नहीं की। ये काम सिलेक्शन कमेटी। पर एक बात मैं जानता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीजें होती। एक अच्छा क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता। तो क्रिकेट को चलाना तो यू रिक्वायर्ड रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यू रोल ऑफ क्रिकेटर। So for selection and everything is concerned, let it be a domain of the cricket expert. But if you want to run the administration, there are a number of things you have to do it, which a cricket player cannot anticipate. For there is a role of administrator. So I am of the firm opinion, it is a combination of administration and this. और दोनों का domain clear होना चाहिए. If I am an administrator, I have no right to intervene in the selection of the cricket. ओके सर, ललित मोदी कहाँ है आजकल? आप तो बातचीत होती होगी, आपके तो चुनाव लड़े, देश का तलाश है उनकी। I never talk. बात नहीं हुई उनके बाद? इंडिया में थे जब मैं बोला, बाकी
ओके ओके सर, देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस Thank you. एंड काफी मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। सो सीपी जोशी सर थे हमारे साथ में और बहुत इंटरेस्टिंगली और एनरिचिंग बातें इन्होंने हमारे को बताई है, तो आप ये देखिए और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, जैसे आज मेरे घर वालों ने कहा कि ये अपील भी आप किया करो। तो सर थैंक यू सो मच, So, थैंक यू। thank you.